जी बच्चों, आज हमने स्टार्ट करना है नया टॉपिक रेलेवेंट कॉस्टिंग। हाँ। और बच्चों, रेलेवेंट कॉस्टिंग ना आप लोगों ने पहले पढ़ा हुआ है। कहाँ पे पढ़ा हुआ है? F2 में पढ़ा हुआ है, पढ़ के आए हैं आप लोग रेलेवेंट कॉस्टिंग। लेकिन आप रेलेवेंट कॉस्टिंग जो पढ़ के आए ना, एक तो आप रेलेवेंट कॉस्ट पढ़ के आए हैं, दूसरा आप पढ़ के आए हैं बच्चों, रेलिवेंट कॉस्ट पढ़ के आए हैं। रेलिवेंट कॉस्ट में फिर आपने अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पढ़ा होगा, फिर रेलिवेंट कॉस्ट ऑफ मटेरियल पढ़ा होगा, रेलिवेंट कॉस्ट ऑफ लेबर पढ़ा होगा, और रेलिवेंट कॉस्ट ऑफ नॉन करंट एसेट्स पढ़ के आए हैं, और उसके एमसीक्यूज की स्टोरी खत्म। तो हमारे कोर्स में रेलिवेंट कॉस्टिंग में मतलब डिसीजन मेकिंग, जो शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग का टॉपिक है, इसमें रेलिवेंट कॉस्ट तो पढ़ेंगे हम, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी पढ़ेंगे क्या होती है, फिर रेलिवेंट कॉस्ट ऑफ मटेरियल भी है, रेलिवेंट कॉस्ट ऑफ लेबर भी है, रेलिवेंट कॉस्ट ऑफ नॉन करंट एसेट्स भी है, यानी कि वो F2 वाला तो सारा कुछ है और जो हम दोबारा पढ़ेंगे। उसके अलावा इसमें मेक और बाय डिसीजन भी है कि प्रोडक्ट को खुद मेक करना है या बाय कर लें। हम्म। फिर मेक और बाय विद लिमिटिंग फैक्टर भी है, मतलब आपके पास बाय करने की ऑप्शन है, मेक भी कर सकते हो, बाय भी कर सकते हो, लेकिन साथ लिमिटिंग फैक्टर भी है क्वेश्चन में। तो मेक और बाय विद लिमिटिंग फैक्टर का एक टॉपिक वो भी है। फिर उसके बाद शट डाउन डिसीजन भी है यहाँ पर कि प्रोडक्ट को कंटिन्यू करना है या शट डाउन करना है। फिर उसके बाद फर्दर प्रोसेसिंग डिसीजन भी है कि एक एग्जिस्टिंग जो प्रोडक्ट है कंपनी का, उस पर फर्दर प्रोसेस करके एक न्यू प्रोडक्ट हमें बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए। अभी फर्दर प्रोसेसिंग के ना दो लॉन्ग क्वेश्चन आए हुए हैं 20-20 मार्क्स के, और जो अपनी अपनी टाइम के सबसे मुश्किल क्वेश्चन थे। फिर शट डाउन डिसीजन पर दो क्वेश्चन आए हुए हैं, एक क्वेश्चन आया हुआ है 20 मार्क्स का, एक क्वेश्चन आया हुआ है 8 मार्क्स का। और वो 20 मार्क्स वाला भी अपनी टाइम का मुश्किल तरीन क्वेश्चन था। फिर मेक और बाय विद लिमिटिंग फैक्टर का भी अच्छा क्वेश्चन है। तो वो, और जो रेलिवेंट कॉस्ट वाले आता है लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है अगर वो, तो वो इजी मार्क्स होते हैं। मतलब देखना, रेलिवेंट कॉस्ट पूछ भी ली उसने, मटेरियल लेबर नॉन करंट एसेट, दो तीन मटेरियल दो तीन लेबर, हाँ, दो तीन एक आधा एसेट पूछ लिया, एक दो ओवरहेड्स पूछ लिए। तो उसमें क्या होगा, एक दो एडजस्टमेंट मुश्किल भी आ गई तो 7-8 एडजस्टमेंट्स हैं, तो उसमें से दो ही मुश्किल होंगी, 5 आसान होंगी, तो आपके कोई 70-75% मार्क्स आराम से बन जाते हैं रेलिवेंट कॉस्ट कैलकुलेट करते हुए। सही थी। और लॉन्ग क्वेश्चन में ये फायदा कि जो आपने वर्किंग ठीक की है उसके मार्क्स भी मिल जाने हैं। तो बच्चों, आज स्टार्ट करते हैं रेलिवेंट कॉस्टिंग। हाँ। अब रेलिवेंट कॉस्टिंग आप लोगों ने पहले पढ़ी हुई है, लेकिन रेलिवेंट कॉस्टिंग पढ़ने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि यूज कब करते हैं। तो रेलिवेंट कॉस्टिंग कब यूज करते हैं? जब भी आपने कोई न्यू इन्वेस्टमेंट डिसीजन करना है, जब भी कोई न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करनी है, तो उससे पहले हम क्या करते हैं? रेलिवेंट कॉस्टिंग करते हैं। देखो, हम कोई भी न्यू इन्वेस्टमेंट करने लगे हैं, तो न्यू इन्वेस्टमेंट करने मुंह उठा के तो नहीं कर देंगे। अब जब भी कोई आप न्यू इन्वेस्टमेंट करोगे, कोई न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करोगे, तो सबसे पहले क्या करोगे? उस इंटायर इन्वेस्टमेंट के आप रेवेन्यूज एस्टिमेट करोगे, और इंटायर इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट कैलकुलेट करोगे, एस्टिमेट करोगे। एस्टिमेशन ही ना, पीरियड से पहले कर रहे हैं। और इंटायर लाइफ के जो एस्टिमेटेड रेवेन्यूज होंगे, उसको इंटायर लाइफ की एस्टिमेटेड कॉस्ट के साथ क्या करोगे? कंपेयर। तो अगर फायदा ज्यादा होगा तो फिर लॉन्च करोगे, अदरवाइज लॉन्च नहीं करोगे। ऐसा ही है। तो हमारा एज अ कॉस्ट अकाउंटेंट हमारा काम क्या है? कॉस्ट कैलकुलेट करना, इंटायर लाइफ की कॉस्ट कैलकुलेट करना। सेल्स वाले में बताएंगे यार इतनी लाइफ है उसकी, पहले साल इतने यूनिट सेल होंगे, दूसरे साल इतने, तीसरे साल इतने, चौथे साल इतने, पांचवें साल इतने। हाँ, लेट से 5 साल लाइफ है, तो मैं क्या करूंगा? पहले साल की यूनिट्स भी बता दी उन्होंने हमें, सेकंड ईयर के भी, थर्ड ईयर के भी, फोर्थ ईयर के भी, फिफ्थ ईयर के भी। तो मैं क्या करूंगा? जो यूनिट्स बता दी हैं उन यूनिट्स की बेस पर मैं फर्स्ट ईयर की भी कॉस्ट कैलकुलेट करूंगा, सेकंड की भी, थर्ड की भी, फोर्थ की भी, फिफ्थ की भी, और सारी वो कॉस्ट क्या होंगी? एस्टिमेटेड होंगी। और आपको पता है एस्टिमेट कभी 100% एक्यूरेट नहीं होता, लेकिन डिसीजन मेकिंग तो होती ही एस्टिमेशन पे है। तो मैं 5 के 5 सालों की इंटायर लाइफ की कॉस्ट कैलकुलेट करूंगा, और उसको फिर रेवेन्यूज के साथ कंपेयर करेंगे, और फिर डिसाइड करेंगे उसकी बेस पर कि हमें प्रोजेक्ट करना है या नहीं करना। तो रेलेवेंट कॉस्टिंग किसके लिए की जाती है? न्यू इन्वेस्टमेंट के लिए की जाती है, न्यू प्रोजेक्ट के लिए की जाती है। याद रखिएगा, कभी भी एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट के लिए नहीं की जाती। एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट के लिए कब की जाती है? जब वो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट का डिसाइड किया होगा हमने कि उस प्रोडक्ट को लॉन्च करना है या नहीं करना, उसके लिए रेलिवेंट कॉस्टिंग तब की होगी हमने। ठीक है। तो याद रखिएगा, रेलिवेंट कॉस्टिंग हमेशा न्यू इन्वेस्टमेंट, न्यू प्रोजेक्ट, न्यू प्रोडक्ट के लिए की जाती है, कभी भी एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट के लिए नहीं की जाती। एक बात याद रखनी है, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन आएगा ना, लॉन्ग क्वेश्चन रेलिवेंट क्वेश्चन पूछेगा, तो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होगा F2 की निस्बत। तो कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए आप लोगों को। समझ आ गई? रेलिवेंट कॉस्टिंग किसके लिए करनी है? न्यू इन्वेस्टमेंट के लिए करनी है। अच्छा, दूसरा, जब हम रेलिवेंट कॉस्टिंग कर रहे होते हैं, रेलिवेंट कॉस्ट कैलकुलेट कर रहे होते हैं, हाँ, फिजिबिलिटी बना रहे होते हैं न्यू प्रोजेक्ट की, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करना होता है हमने। तो जब हम रेलिवेंट कॉस्टिंग कर रहे होते हैं ना, तब तक हमने डिसाइड नहीं किया होता कि हमने प्रोजेक्ट करना है या नहीं करना। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है। हम जब रेलिवेंट कॉस्टिंग कर रहे होते हैं ना, तब हमने डिसाइड नहीं किया होता कि हमने न्यू इन्वेस्टमेंट करनी है या नहीं करनी। वो अभी हमारा एक पोटेंशियल इन्वेस्टमेंट है।
कर भी सकते हैं इन्वेस्ट और नहीं भी कर सकते। देखो अभी हम रेलिवेंट कॉस्टिंग कर रहे हैं, जब कॉस्ट आएगी इसको कंपेयर करेंगे किसके साथ, रेवेन्यूज के साथ, और अगर रेवेन्यू ज्यादा होंगे तो लॉन्च करेंगे, अदरवाइज लॉन्च। तो इस कॉस्ट जो भाई मैं कैलकुलेट कर रहा हूं, इसकी बेस पर मैंने डिसाइड करना है कि मैं इन्वेस्ट करूंगा या। तो जब आप रेलेवेंट कॉस्टिंग कर रहे होते तो आपने डिसाइड नहीं किया होता कि प्रोजेक्ट करना है कि नहीं करना, वो एक पोटेंशियल इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, जब ये कॉस्टिंग कर लेंगे उसके बाद इस कॉस्ट की बेस पर डिसाइड होना है कि प्रोजेक्ट करना है या नहीं करना, प्रोडक्ट लॉन्च करनी है या नहीं करनी, इन्वेस्टमेंट करनी है या नहीं करनी। तो जब आप रेलेवेंट कॉस्टिंग कैलकुलेट कर रहे होते हैं, बच्चे का क्या होता है, अच्छा रेलेवेंट कॉस्टिंग कर रहे हैं, अच्छा ये प्रोडक्ट तो हमें लॉन्च करनी करनी है, नहीं सर, रेलेवेंट कॉस्टिंग कर रहे हैं, इस रेलेवेंट कॉस्ट की बेस पर डिसाइड होना बाद में कि प्रोजेक्ट करना है कि नहीं करना। सही हो गया जी, दो बातें बता दी, एक तो न्यू इन्वेस्टमेंट के लिए होना है, और जब हम रेलेवेंट कॉस्टिंग कर रहे होते हैं हमने डिसाइड नहीं किया होता कि प्रोजेक्ट करना है या नहीं करना, इस कॉस्ट की बेस पर डिसाइड होना है कि प्रोजेक्ट करें या ना करें। अब रेलेवेंट कॉस्ट क्या होती है, वही जिस भी कॉस्ट में तीन फीचर्स होते हैं वो कॉस्ट आपकी रेलेवेंट होती है, और तीनों फीचर्स होने चाहिए, कोई एक फीचर भी मिसिंग हुआ तो वो कॉस्ट रेलेवेंट नहीं होती। वो क्या जी, पहला क्या है, फ्यूचर कॉस्ट, दूसरा कैश फ्लोज, और थर्ड इंक्रीमेंटल। बेटा जिस भी कॉस्ट में ये तीनों फीचर्स होंगे वो कॉस्ट आपका क्या होगा, रेलेवेंट कॉस्ट होगी। जिस भी कॉस्ट में ये तीनों फीचर्स होंगे वही आपकी रेलेवेंट कॉस्ट होगी, तीनों में से एक फीचर भी मिसिंग हुआ तो कॉस्ट रेलेवेंट नहीं होगी। फ्यूचर कॉस्ट क्या होता है, फ्यूचर कॉस्ट होती है कि डिसीजन करने के बाद जो कॉस्टिंग होगी, डिसीजन करने के बाद, अभी रेलेवेंट कॉस्टिंग कर रहे हैं, अभी डिसीजन नहीं हुआ, इस कॉस्ट की बेस पर डिसीजन होना है कि प्रोजेक्ट करेंगे ना करें। तो जब हम डिसाइड कर लेंगे ये प्रोजेक्ट हमने करना है, डिसीजन हो गया, तो उस डिसीजन के बाद जो कॉस्ट इंकर होगी वो क्या होती है, फ्यूचर कॉस्ट। और डिसीजन करने से पहले पहले जो कॉस्ट इंकर हो चुकी है वो कौन सी होती है, पास्ट कॉस्ट, संक कॉस्ट। ठीक है, और रेलिवेंट होने के लिए फ्यूचर होना इंपॉर्टेंट है। देखो अभी मैं फिजिबिलिटी बना रहा हूं, हाँ, कॉस्ट एस्टिमेट कर रहा हूं, तो कॉस्ट एस्टिमेट करते हुए पैसे लग रहे होंगे कि नहीं लग रहे होंगे कंपनी के, तो ये जो फिजिबिलिटी बनाने की कॉस्ट है, या उसके लिए कुछ रिसर्च करनी पड़ी होगी मार्केट में जाके, तो यार ये प्रोडक्ट बनाएंगे, हाँ, तो मटेरियल कौन कौन सा लगेगा, कहाँ कहाँ से मिलता है, हाँ, इसका कोई ऑल्टरनेटिव मटेरियल है या नहीं है, लेबर चाहिए कितनी कितनी लेबर लगेगी, हाँ, ओवरहेड्स लगेंगे कितने। तो ये सारी कैलकुलेशन करते हुए आपके क्या लग रहे हैं, रिसर्च वगैरह कर रहे हो, पैसे लग रहे हैं। लेकिन ये जो रिसर्च वगैरह कर रहे हो ये कब कर रहे हो, डिसीजन करने से पहले। तो ये कौन सी कॉस्ट होती है, पास कॉस्ट होती है, संक कॉस्ट होती है, रेलिवेंट इस वजह से नहीं होती। हाँ, अगर फर्दर रिसर्च आ जाए, मतलब ओके कि यार हमने रिसर्च की है, लेट से $100,000 की, हाँ, $100,000 की रिसर्च की है, लेकिन $50,000 की फर्दर रिसर्च भी करनी पड़ेगी अगर हमने प्रोडक्ट लॉन्च किया तो उसके बाद, समझ रहे हैं। तो टोटल रिसर्च कॉस्ट हो जाएगी $1.5 लाख की, लेकिन $1 लाख तो डिसीजन करने से पहले पहले इंकर हो गया, वो रेलिवेंट नहीं होगी। हाँ, प्रोडक्ट लॉन्च किया तो फर्दर रिसर्च करनी पड़ेगी, अगर प्रोडक्ट लॉन्च ना किया तो फर्दर रिसर्च नहीं करनी पड़ेगी। तो ये प्रोडक्ट लॉन्च करने के बाद करनी पड़ेगी तो फ्यूचर कॉस्ट है, फिर वो 50,000 फ्यूचर कॉस्ट होगी। लेकिन उसमें से 1 लाख क्या है, पास कॉस्ट है, संक कॉस्ट है, और इसलिए वो संक कॉस्ट रिसर्च कॉस्ट रेलिवेंट नहीं होती। ठीक है, तो फ्यूचर कॉस्ट का मतलब क्या है कि डिसीजन करने के बाद जो कॉस्ट इंकर होगी वो फ्यूचर कॉस्ट होती है। ठीक, दूसरा कैश फ्लो होना चाहिए। अच्छा, अब कैश का इनफ्लो भी होता है, कैश का आउटफ्लो भी होता है। अब कॉस्ट है तो कैश का क्या होगा, आउटफ्लो, तो कैश आउटफ्लो भी होना चाहिए। मतलब ऐसा एक्सपेंस जिसमें कैश का आउटफ्लो नहीं हो रहा वो रेलिवेंट नहीं होगा। वो क्या होता है, डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन कभी रेलिवेंट नहीं होती। वजह क्या है उसकी, वजह क्या है उसकी, वजह बताता हूं आपकी। बेटा कैश फ्लो, डेप्रिसिएशन रेलिवेंट क्यों नहीं होती, कैश फ्लो होना क्यों इंपॉर्टेंट है, मतलब नॉन कैश एक्सपेंस रेलिवेंट नहीं होता जैसे डेप्रिसिएशन है। डेप्रिसिएशन रेलिवेंट क्यों नहीं होती, उसकी रीजन है। देखो हमने एक एसेट लिया ₹100 का, स्क्रैप वैल्यू 0 है, यूजफुल लाइफ उसकी 5 साल है, तो डेप्रिसिएशन पर ईयर कितनी होगी, ₹20। तो हम क्या करते हैं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, हर साल 20-20 रुपए एक्सपेंस चार्ज करते हैं, तो 5 सालों में वो ₹100 चार्ज हो जाता है। सही है। अब जब हम डिसीजन मेकिंग कर रहे होते हैं ना, तो हम डिसीजन किस पे करते हैं, इन्वेस्टमेंट अप्रेजल पर, इन्वेस्टमेंट को अप्रेज करते हैं एनपीवी पर, एनपीवी कैलकुलेट करते हैं। एनपीवी पे क्या यूज हो रहे हैं, कैश बेसिस पे चल रहा होता है। जब वो कैश बेसिस पे चल रहा होता है, तो जब मैंने एसेट लिया ₹100 का, तो मैंने सारा का सारा क्या कर दिया, आउटफ्लो हो गया, वो मैंने आउटफ्लो शो कर दिया, उसको मैंने कॉस्ट बना दिया उसी पीरियड में। जिस पीरियड में मैंने एसेट बाय किया ₹100 का, उसी पीरियड में उसकी कॉस्ट बना दिया सारी की सारी। सही है। अब अगर मैं डेप्रिसिएशन भी लूंगा 20-20 करके 5 सालों पर, तो वो कॉस्ट कितनी दफा चार्ज हो जाएगी, 2 दफा। 100 दफा, 100 उसी दफा कैश आउटफ्लो हो गया, हाँ,
और अगर मैं 20-20 डेप्रिसिएशन भी लेता हूं तो वो 5 सालों पर वो भी 20-20 करके 100 रुपये चार्ज हो जाएगी, तो वो तो 200 रुपये कॉस्ट एक्सपेंस चार्ज हो जाएगा। लेकिन किया कितना है? 100। तो हम बेटा कैश बेसिस पे चल रहे होते हैं, डिसीजन मेकिंग करते हैं ना, तो एनपीवी की बेस पे कर रहे होते हैं, उस पर कैश बेसिस पे चल रहे होते हैं। तो कैश आउटफ्लो हुआ उसी पीरियड में हमने साथ शो कर दिया। तो अब मैं अगर डेप्रिसिएशन भी लूंगा तो वो कॉस्ट 2 दफा चार्ज हो जाएगी, जो सही ट्रीटमेंट नहीं है। सही। इस वजह से कैश आउटफ्लो होना चाहिए। ये रीजन है, लॉजिक है कि क्यों कैश आउटफ्लो होना चाहिए। सही। और थर्ड क्या है? इंक्रीमेंटल। इंक्रीमेंटल का मतलब क्या है? इंक्रीमेंटल का मतलब ये नहीं होता इंक्रीज होना। इंक्रीमेंटल का मतलब क्या होता है कि वो कॉस्ट इंक्रीज भी हो रही हो, लेकिन ड्यू टू द न्यू इन्वेस्टमेंट, ड्यू टू द न्यू प्रोजेक्ट। अगर वो न्यू प्रोजेक्ट की वजह से कॉस्ट बढ़ रही है ना, तो वो इंक्रीमेंटल है। अगर कॉस्ट कोई ऐसे ही बढ़ रही है, मतलब आप नया प्रोजेक्ट करते या ना करते वो कॉस्ट बढ़नी थी, तो फिर वो भाई इंक्रीमेंटल नहीं है। जैसे लेट से हम यहाँ पर लेट से बैठे हुए हैं, एसीसी का कॉलेज है, हाँ, यहाँ पे अभी हम एसीसी करवा रहे हैं। और इसका रेंट है लेट से 1 मिलियन रुपीज पर मंथ। सही थी। अब हमने अपने लैंडलॉर्ड के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है कि यार आप हर साल 10% रेंट बढ़ा लेना। घर भी आप लेते हो तो ऐसे ही होता ना, हर साल 10% रेंट बढ़ता है। अब हमने अपने लैंडलॉर्ड के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ कि हर साल 10% रेंट बढ़ा लेना, तो अभी कितना 1 मिलियन है, तो अगले साल कितना हो जाना है? 1.1 मिलियन हो जाना। अब मैं कहूँ जी मैंने अगले साल एसीसीए के साथ यहाँ पे सीए की क्लासेस भी करानी है सेम बिल्डिंग में, और लॉन्च कब करना सीए? अगले साल। तो अगले साल रेंट कितना हो जाना है? 1.1 मिलियन। अभी कितना है? 1 मिलियन। इंक्रीज हो रहा है, लेकिन ये इंक्रीमेंटल नहीं है, क्योंकि ये सीए की वजह से इंक्रीज नहीं हो रहा। ये अगर आप सीए ना कराते तो फिर भी इंक्रीज होना ही होना था। तो ये इंक्रीमेंटल नहीं है। इंक्रीमेंटल क्या होता है कि न्यू इन्वेस्टमेंट की वजह से जब इंक्रीज आए ना, तो वो इंक्रीमेंटल चीज होती है। ठीक है। अब ये इंक्रीज हो गया, हाँ, और अगर आप सीए ना करवाते तो फिर भी कितना आना था? फिर भी 1.1। सीए करवा रहे हो फिर भी कितना? 1.1 अगले साल ही होना है। तो ये सीए की वजह से इंक्रीज नहीं हो रहा, तो ये इंक्रीमेंटल नहीं है। ये एग्जांपल है किसकी? कमिटेड कॉस्ट की। किसकी? आपने कमिटमेंट की हुई थी लैंडलॉर्ड के साथ कि भाई हर साल 10% रेंट बढ़ा लेना, अब आप न्यू इन्वेस्टमेंट करो या ना करो, वो जो कमिटमेंट की हुई है वो फुलफिल करनी ही करनी है। तो ये कमिटेड कॉस्ट की एग्जांपल है, और आपने पढ़ा होगा वो F2 में कि कमिटेड कॉस्ट रेलिवेंट नहीं होती, इस वजह से नहीं होती। बात समझ आ गई? हम्म। ठीक है। तो तीनों फीचर्स फुलफिल होने चाहिए, फ्यूचर कॉस्ट भी होना चाहिए, कैश फ्लो भी होना चाहिए, और थर्ड क्या है? इंक्रीमेंटल। तीनों फीचर्स होंगे तो कॉस्ट रेलिवेंट है, तीनों में से एक फीचर भी मिसिंग हुआ तो कॉस्ट रेलिवेंट नहीं होगी। अब मैं 4-5 एग्जांपल्स करवाता हूं आपको, हाँ, ताकि आपको क्लियर हो जाए रेलिवेंट कॉस्ट। हाँ, फॉर एग्जांपल अभी हमारा कॉलेज है एसीसीए का। एसीसीए का कॉलेज है, अभी करंट बिल्डिंग हमारे पास है रेंट पर, हाँ, और उसमें हम सिर्फ एसीसी करवा रहे हैं। अब हम देख रहे हैं कि यार उसी बिल्डिंग में हमें, उसी बिल्डिंग में जिसका रेंट हम पे कर रहे हैं, स्टाफ रखा हुआ है, एम्प्लॉयज रखे हुए हमारे पास हैं, ठीक है, सब कुछ चल रहा है, पूरा कॉलेज चल रहा है, एसीसी का कॉलेज है, सही है। अब उसी कॉलेज में हम देख रहे हैं कि हमें सीए लॉन्च करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो ऑब्वियसली सीए की इंटायर लाइफ के रेवेन्यूज एस्टिमेट करेंगे और साथ कॉस्ट एस्टिमेट करनी है। और कॉस्ट कौन से लेंगे? जो सीए से रिलेटेड है, जो सीए से रेलिवेंट है, वही लेंगे कॉस्ट डिसीजन करते हुए। और जो सीए से रिलेटेड ही नहीं है, सीए से रेलिवेंट ही नहीं है, उसको उसको काउंट फॉर नहीं करेंगे। सही जी। अब मैंने सीए करवाना है या नहीं करवाना, तो सीए के लिए देख रहा हूं। अभी एग्जिस्टिंग कॉलेज मेरा एसीसी है, ठीक है। अच्छा, अब मैंने इसी बिल्डिंग में कराना है एसीसी है, तो सबसे पहले मैं देखूंगा इस बिल्डिंग में कराना, तो इस बिल्डिंग के रेंट की क्या स्टोरी है। तो लेट से अभी रेंट है 1 मिलियन रुपीज पर मंथ, ठीक है जी। एग्जाम्पल में क्या है? 1 मिलियन पर मंथ, बस, और कुछ नहीं बताया। तो अगले साल भी कितना होगा? 1 मिलियन। उससे अगले साल भी कितना होगा? 1 मिलियन। कुछ नहीं बताया उसने और। तो अभी रेंट कितना है? 1 मिलियन। अच्छा, अब मैंने कहा जी मैं एसी सीए भी उसी बिल्डिंग में कराऊंगा, और कोई रेंट इंक्रीज नहीं हो रहा, कोई रेंट इंक्रीज नहीं हो रहा, अभी भी 10 लाख है, अगले साल भी कितना होगा? 10 लाख। अच्छा, अब मुझे बताओ ये कि जब मैं सीए लॉन्च कर लूंगा, न्यू प्रोडक्ट लॉन्च कर दूंगा, तो उसके बाद रेंट पे करना है कि नहीं करना? रेंट पे तो करना ना, रेंट तो पे करना है। वो इंक्रीमेंटल है या नहीं वो बाद में देखेंगे, लेकिन रेंट तो पे करना है। तो फ्यूचर कॉस्ट वो है, फिर कैश फ्लो होगा, लैंडलॉर्ड को रेंट देना ही है। हाँ, हमारा तो दूसरा मजाक नहीं है उसके साथ, हमने तो पैसे ही देने हैं। तो कैश आउटफ्लो भी होना है, तो कैश आउटफ्लो भी है। तीसरा, इंक्रीमेंटल है कि नहीं है? तो भाई अभी कॉस्ट कितनी है? 1 मिलियन पर मंथ। अब मैं पर मंथ कॉस्टिंग करा रहा हूं आपको, ठीक है। 1 मिलियन बाद में भी कितनी होगी? सीए लॉन्च करने के बाद भी 1 मिलियन। तो सीए की वजह से कोई कॉस्ट इंक्रीज की? नहीं। तो रेलिवेंट कॉस्ट क्या होगी इस केस में? जीरो। रेलिवेंट कॉस्ट क्या होगी? जीरो। क्यों? क्योंकि पहले रेंट कितना था? 10 लाख। अब सीए के कराने के बाद भी कितना है? 10 लाख, सेम है।
हाँ हो सकता है रिपोर्टिंग पर्पज के लिए वो पोर्शन करे, तो यार दोनों को 5-5 लाख कर दो, करता रहे अपोर्शनमेंट, इसलिए ये ओवरहेड्स की अपोर्शनमेंट रेलिवेंट नहीं होती। ठीक है, अगर वो इंक्रीज हो रही है कॉस्ट तो फिर भी वो रेलिवेंट है, अदरवाइज वो रेलिवेंट नहीं होती। यहां तक समझ आ गई। अब एक और बात याद रखिएगा, तीसरी बात, पहले दो ने बात बताई थी, रेलिवेंट कॉस्टिंग इसके लिए की जाती है न्यू इन्वेस्टमेंट। दूसरा क्या बताया था कि जब हम कॉस्टिंग कर रहे होते हैं तब तक हमने डिसाइड नहीं किया होता कि हमने करना है कि नहीं करना। तीसरी बात याद रखिएगा, कभी भी न्यू इन्वेस्टमेंट की वजह से एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट की पोजीशन चेंज होनी नहीं चाहिए। ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात है, जब भी फंसेंगे ना आप मुश्किल आ जाएगा, पॉइंट आ जाएगा जहां पे, तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि न्यू इन्वेस्टमेंट की वजह से कभी भी एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट की पोजीशन चेंज नहीं होगी। मतलब अगर एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट की अभी कॉस्ट 1 लाख है तो बाद में भी कितनी रहेगी, 1 लाख रहेगी। हाँ, तो अगर नया प्रोजेक्ट करने की वजह से वो 1 लाख से 2 लाख हो जाती, 1.5 लाख हो जाती है, तो 50,000 बढ़ी है। हाँ, तो 50,000 किसको चार्ज करेंगे, नए को, तो 1.5 लाख में से 50,000 नए को, एग्जिस्टिंग को वही पहले जितनी चार्ज हो रही थी 1 लाख, अभी भी कितनी चार्ज होगी, 1 लाख ही। और अगर, अच्छा ऐसा भी हो सकता है कोई कॉस्ट सेविंग हो जो न्यू इन्वेस्टमेंट करने की वजह से, लेट्स से सिनेरियो है, अभी पढ़ेंगे आगे। अगर अभी कॉस्ट 1 लाख है और अगर मैं न्यू इन्वेस्टमेंट कर लूं, कहेगा जी उसकी वजह से ना सेविंग हो जानी नहीं, हमें हमारी कॉस्ट 1 लाख से 90,000 हो जानी है, तो अब 10,000 बच रहा है। हाँ, लेकिन 10,000 कब बचेगा, जब न्यू इन्वेस्टमेंट करूंगा तो बचेगा, अदरवाइज नहीं बचना। तो बेटा मैंने क्या कहा, एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट की पोजीशन क्या रहनी चाहिए, सेम, पहले कॉस्ट 1 लाख थी तो अब भी क्या होनी चाहिए, 1 लाख ही। तो बेटा एग्जिस्टिंग की कॉस्ट मैं 1 लाख ही रखूंगा, लेकिन आप कहेंगे कॉस्ट तो अब 90,000 है, तो मैं न्यू प्रोजेक्ट की वजह से सेविंग हो रही 10,000। देखो न्यू प्रोजेक्ट की वजह से अगर कॉस्ट बढ़ी है तो चार्ज किसको कर रहे हैं, न्यू को। तो अगर न्यू की वजह से सेविंग हो रही है तो सेविंग भी किसको चार्ज करेंगे, न्यू को ही। तो मैं न्यू प्रोजेक्ट को 10,000 की क्या शो करूंगा, सेविंग 10,000 की। और एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट की कॉस्ट कितनी रखूंगा, पहले कितनी थी 1 लाख, अभी भी कितनी रखूंगा, 1 लाख। तो पहले 1 लाख थी एग्जिस्टिंग की कॉस्ट, हाँ, न्यू पहले था ही नहीं, तो टोटल कंपनी की भी स्टोरी क्या थी, 1 लाख कॉस्ट थी, ऐसा ही है। हाँ, अब अगर न्यू इन्वेस्टमेंट करूंगा तो कंपनी की कॉस्ट, टोटल कॉस्ट कितनी होगी, 90,000। तो भाई एग्जिस्टिंग की पोजीशन तो क्या रखनी है आपने, सेम, पहले 1 लाख थी, अभी क्या रखनी है। तो बेटा मैं अब न्यू प्रोजेक्ट को क्या शो करूंगा, ये कॉस्ट बना ली ना, न्यू प्रोजेक्ट को क्या शो करूंगा, 10,000 रुपए की सेविंग। तो एग्जिस्टिंग की कॉस्ट रखी, नहीं कि 10,000 की सेविंग, तो नेट कॉस्ट कितनी आएगी कंपनी के लेवल पर, 90,000 ही आएगी। तो अगर न्यू इन्वेस्टमेंट की वजह से एग्जिस्टिंग कॉस्ट बढ़ रही है तो जितनी बढ़ रही है वो न्यू प्रोजेक्ट को, और अगर न्यू की वजह से कोई सेविंग हो रही है तो सेविंग भी किसको, न्यू को देनी। ये याद रखिएगा बात, जब फंसेंगे ना ये पॉइंट आपके काम आ जाएगा क्वेश्चन करते हो। अच्छा रेंट की क्या हमें समझ आ गई। अब मैं रेंट पे रहूंगा, रेंट का एक दूसरा केस बनाते हैं, अभी एसीसी करवा रहे हैं, जिस बिल्डिंग में करा रहे हैं उसका रेंट कितना है, 10 लाख रुपया पर मंथ, सही है जी। अच्छा, अब हमने कहा जी कि हम इसी बिल्डिंग में सीए करवाएंगे, लेकिन सीए हमने लॉन्च करना है अगले साल, और हमने अपने लैंडलॉर्ड के साथ कमिटमेंट की हुई है कि आप रेंट हर साल 10% बढ़ा देना। तो जब अगले साल मैं सीए लॉन्च करूंगा तो अभी 10 लाख है, तो अगले साल जब 10% बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा, 11 लाख। अब जब मैं सीए लॉन्च करूंगा नेक्स्ट ईयर, तो लॉन्च करने के बाद रेंट पे करना पड़ेगा, फ्यूचर कॉस्ट है, कैश फ्लो होगा, कैश भी पे करना है, कैश फ्लो भी है, इंक्रीमेंटल। अभी कितनी है, 10 लाख, बाद में कितनी होगी, 11 लाख। लेकिन ये जो इंक्रीज आ रहा है 1 लाख का, ये सीए की वजह से नहीं आ रहा, ये आपने कमिटमेंट की हुई थी कि आप हर साल रेंट बढ़ा लेना। देखो अगर मैं सीए नहीं करवाता तो फिर भी तो 11 लाख ही रहना। तो अब वो जो 1 लाख रुपए का इंक्रीज आ रहा है वो न्यू इन्वेस्टमेंट की वजह से नहीं आ रहा, तो वो इंक्रीमेंटल नहीं है, तो फिर भी रेलिवेंट कॉस्ट क्या होगी, 0। दूसरे सिनेरियो में तीसरा, तीसरा सिनेरियो बना लेते हैं, किसी तरह भी दे सकता है ना वो तो आपको एडजस्टमेंट किसी तरह भी दे सकता है। तो ये नहीं है कि रेंट आ गया तो हमेशा ही रेलिवेंट। हाँ, रेंट की एग्जांपल लेते हैं, थर्ड सिनेरियो बना रहा हूं मैं। वो कहता है जी रेंट है 10 लाख रुपए आपका, अभी एसीसी करवा रहे हो जिस बिल्डिंग में, उसका रेंट कितना है, 10 लाख, उसी बिल्डिंग में सीए भी आपने करवाना है। ठीक है, लेकिन आपने लैंडलॉर्ड के साथ जब कॉन्ट्रैक्ट किया था ना, तो आपने ये कॉन्ट्रैक्ट किया था कि यार मैं एसीसी करवाना है तो मुझे दे दो बिल्डिंग, 10 लाख रुपए रेंट। हाँ, अगर मैं ग्रो किया तो मैं आपका रेंट भी बढ़ा दूंगा। ग्रो कैसे किया, कि अभी मैं एसीसी करवा रहा हूं, अगर मैंने कोई और डिग्री लॉन्च की इसी बिल्डिंग में, कोई और डिग्री की भी क्लासेस करवाई इसी बिल्डिंग पे, तो फिर मैं आपका रेंट 12 लाख कर दूंगा महीने का, अदरवाइज 10 लाख ही रहेगा। स्टोरी समझ आ गई है, सिनेरियो समझ आ गया। अब अगर मैं सीए लॉन्च करता हूं तो फ्यूचर में मुझे 12 लाख रुपए पे करना पड़ेगा, तो फ्यूचर कॉस्ट है, कैश फ्लो भी होगा। अभी कॉस्ट कितनी है, 10 लाख,
और अगर मैं सीए लॉन्च नहीं करता तो फिर भी कितनी रहेगी, 10 लाख। लेकिन अगर सीए लॉन्च कर देता हूं तो फिर कितनी हो जाएगी, 12 लाख। तो अब जो 2 लाख का इंक्रीज आ रहा है रेंट में, वो किसकी वजह से आ रहा है, सीए की वजह से आ रहा है। तो वो सीए की क्या बन जाएगी, रेलिवेंट कॉस्ट। तो अब मैं 2 लाख रुपया पर मंथ इसकी कॉस्ट बना लूंगा। अब टोटल 12 लाख है, 2 लाख सीए को, और एसीसी को कितना चार्ज करूंगा, 10 लाख। और अभी भी कितनी थी, 10 लाख। तो एग्जिस्टिंग की पोजीशन चेंज। बात समझ आ रही। तो रेंट भी रेलिवेंट हो सकता है, डिपेंड करता है सिनेरियो क्या है। समझ आती है। और अगर मैं कहता हूं यार इस बिल्डिंग में मैंने नहीं करवाना एसीसी, साथ वाली बिल्डिंग रेंट पे लेके ना वहां पे सी या सीए कैंपस अलग से बनाऊंगा। हाँ, सीए कैंपस अलग से बनाएंगे। तो अलग से बनाएंगे तो पूरा कैंपस में उन्हें क्या करना पड़ेगा, बिल्डिंग फिर रेंट पे लेनी पड़ेगी। तो उसके लिए जितना भी मैं पे करूंगा वो सारा का सारा क्या होगा, रेलिवेंट। हाँ, मैंने लेट से 7 वाली बिल्डिंग रेंट पे ले ली 5 लाख रुपए महीना पर। तो बेटा वो 5 लाख की बिल्डिंग अगर मैं सीए कराऊंगा तो 7 वाली बिल्डिंग रेंट पे लेनी है ना, तो फिर फ्यूचर में पे करना पड़ेगा। कैश फ्लो भी है। अभी तो 7 वाली बिल्डिंग की कॉस्ट नहीं है, लेकिन अगर सीए करवाऊंगा तो फिर 7 वाली बिल्डिंग लेके 5 लाख पे भी करना पड़ेगा। तो अभी 7 वाली बिल्डिंग की मेरी कॉस्ट कितनी है, 0। लेकिन जब मैं सीए लॉन्च करने की बिल्डिंग लूंगा तो कितना पे करूंगा, 5 लाख। तो 5 लाख का 5 लाख इंक्रीमेंटल हो जाएगा। सही है। तो वो 5 लाख रेलिवेंट हो जाएगा, नई बिल्डिंग ले लूंगा तो। समझ आ रही। तो जरूरी नहीं है कि रेंट आ जाए तो मुझे रेलिवेंट है, देखना कि सिनेरियो क्या है। समझ आ गई बात। दूसरी बात, कोऑर्डिनेटर। कोऑर्डिनेटर भी तो चाहिए। अभी जो कोऑर्डिनेटर हमारे पास वो किसका है, एसीसी का कोऑर्डिनेटर है। वो एसीसी को कोऑर्डिनेट कर रहा है। लेट से उसकी सैलरी कितनी है, 100,000 रुपीज पर मंथ। 9 बजे आता है, 5 बजे चला जाता है। 1 लाख रुपए हम उसको देते हैं तनख्वाह उसकी। कितनी महीने की, वैसे जहाँ जो आप हंस रहे हो, नॉर्मली कॉलेज के कोऑर्डिनेटर की सैलरी 1 लाख रुपए से अब ज्यादा है। ठीक है। वो आपको जहाँ पे पढ़ते हो, जाके वो मेला सा नजर आता है ना बैठा हुआ कोऑर्डिनेशन में, उसकी ज्यादा तनख्वाह है 1 लाख से। अच्छा, तो क्या बात कर रहे थे, मेरा वो, हाँ भाइयों की तरह बहुत प्यार है मेरा उसके साथ, तो मेरा मजाक है उसका। अच्छा, तो बात क्या कर रहे थे, तो बात हम ये कर रहे थे भाई कि कोऑर्डिनेटर। हाँ, अब एग्जांपल समझिएगा। कोऑर्डिनेटर सिनेरियोस में कभी रेलिवेंट होगा, कभी रेलिवेंट नहीं होगा। अब एग्जिस्टिंग कोऑर्डिनेटर की सैलरी कितनी है, 1 लाख रुपए महीना है। सही है जी। अभी वो एसीसी को कोऑर्डिनेट कर रहा है। अब हमने कहा कि अगर हम अभी नहीं पता मैं सीए लॉन्च करूंगा, नहीं अभी तो मैं कॉस्टिंग कर रहा हूं, और इस कॉस्ट की बेस पर डिसाइड होना है कि प्रोडक्ट लॉन्च करना है या नहीं करना। हाँ, अब मैंने कहा कि यार अगर मैंने सीए लॉन्च किया ना, अगर किया तो, हाँ इफ ही है हर एक में, क्योंकि अभी तो पता नहीं है प्रोजेक्ट करना है कि नहीं करना। अगर मैंने न्यू प्रोजेक्ट लॉन्च किया तो मैं एग्जिस्टिंग कोऑर्डिनेटर से ही कोऑर्डिनेट करवाऊंगा। एग्जिस्टिंग एसीसीए के कोऑर्डिनेटर से सीए को कोऑर्डिनेट कराऊंगा, और उसकी सैलरी भी इंक्रीज नहीं करूंगा। पहले भी 1 लाख था, बाद में भी 1 लाख ही देंगे हम उसको। सही है जी। समझ गए बात, सैनी समझ आ गया। अब मुझे ये बताएं कि जब मैं सीए कराऊंगा तो फ्यूचर में सीए करने के बाद कोऑर्डिनेटर को पे तो करना है ना, पे तो करना ही है। वो इंक्रीमेंटल है या नहीं है वो बाद में देखते हैं, लेकिन फ्यूचर में पे तो करना है ना। तो फ्यूचर कॉस्ट तो है। कैश फ्लो, कैश भी देना उसको, कैश फ्लो भी होगा। इंक्रीमेंटल है नहीं। अभी कितनी है सैलरी उसकी, 1 लाख। सीए लॉन्च करने के बाद भी कितनी होगी, 1 लाख। तो कॉस्ट बढ़ी क्या, कुछ भी नहीं। तो रेलिवेंट कॉस्ट क्या होगी इस केस में, 0। रेलिवेंट कॉस्ट क्या होगी, 0। अच्छा, अब कोऑर्डिनेटर की सैलरी क्या थी, फिक्स थी वेरिएबल थी, फिक्स कॉस्ट थी, 1 लाख ही है। हाँ, तो इसका मतलब फिक्स कॉस्ट अगर इंक्रीमेंटल नहीं है तो फिर वो रेलिवेंट भी। हाँ। अच्छा, एक और, अब जब वो देता है ना क्वेश्चन, लंबा लंबा क्वेश्चन आता है, लॉन्ग क्वेश्चन, तो वो अंग्रेजी लिखी होती है उसने एडजस्टमेंट में, तो बच्चे ना इसी, अब ये समझ आ गई ना बात। लेकिन बच्चे इसी को क्या कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं। वो कहता है जी लेट से एग्जिस्टिंग कोऑर्डिनेटर है। हाँ, एग्जिस्टिंग कोऑर्डिनेटर है, उसकी सैलरी कितनी है, 1 लाख रुपया। सही थी। अब न्यू प्रोजेक्ट लॉन्च करेंगे तो उसे कोऑर्डिनेट कराएंगे। हाँ, और न्यू प्रोजेक्ट पे 20% टाइम उसका न्यू प्रोजेक्ट पे लगेगा। रेलिवेंट कॉस्ट कितनी है, 0। एग्जिस्टिंग कोऑर्डिनेटर से कोऑर्डिनेट करवा रहे हैं, करवाएंगे। हाँ, और 20% उसका टाइम न्यू प्रोजेक्ट पे भी लगेगा। तो उसकी रेलिवेंट कॉस्ट। अब ये पूछ लेता है, बच्चे क्या करते हैं, वो 1 लाख का 20% लेके ना, तो न्यू प्रोडक्ट को चार्ज कराते हैं रेलिवेंट कॉस्ट। रेलिवेंट कॉस्ट 0 है, क्यों। देखो अभी मैंने एग्जांपल दी। भाई एग्जिस्टिंग कोऑर्डिनेटर से कोऑर्डिनेट कराएंगे सीए को, उसकी तनख्वाह बढ़ा नहीं रहे, तो अभी आपने कहा ना रेलिवेंट कॉस्ट 0 है। तो भाई जब कोऑर्डिनेट करवाऊंगा मैं सीए, तो उसका 100% टाइम तो अब नहीं लगेगा एसीसी पर, कुछ टाइम सीए पे भी लगना है। लेकिन उसकी सैलरी बढ़ नहीं रही थी, तो वो इंक्रीमेंटल नहीं थी, तो रेलिवेंट कॉस्ट भी 0 होगी।
देखो ना, एक बंदे से आप नए प्रोजेक्ट पे भी काम करवा रहे हो, उसकी तनख्वाह नहीं बढ़ा रहे, तो इंक्रीमेंटल नहीं है, तो रेलिवेंट नहीं है। लेकिन नए प्रोजेक्ट को कुछ टाइम तो लगेगा ना उसका। तो ये मतलब नहीं है कि अगर किसी इंप्लॉय का जो आपके पास फिक्स सैलरी पे है और उसकी सैलरी इंक्रीज नहीं हो रही, और उसका कुछ टाइम आप न्यू प्रोजेक्ट पे भी वो कर रहा है, कुछ टाइम वो न्यू प्रोजेक्ट पे भी लगा रहा है, तो न्यू प्रोजेक्ट से रिलेटेड उसकी कॉस्ट क्या होगी? जीरो ही होगी, क्योंकि कॉस्ट बढ़ नहीं रही। समझ रहे हैं? अब वो जब अंग्रेजी लिखता है ना, वो कहता है 20% टाइम नए प्रोजेक्ट पे लगेगा, तो बच्चे वो एग्जिस्टिंग कॉस्ट का 20% लेके न्यू को चार्ज कर देते हैं। तो एग्जिस्टिंग को फिर 80% कॉस्ट चार्ज करोगे, तो एग्जिस्टिंग की तो पोजीशन चेंज हो गई। पहले 1 लाख था, अब एग्जिस्टिंग को ऐसे 80,000 होगा, तो गलत हो गया ना। एग्जिस्टिंग की भी पोजीशन चेंज हो गई। तो बेटा जब भी कोई आपका फिक्स्ड एम्प्लॉय जो होगा, फिक्स सैलरी वाला एम्प्लॉय जो होगा, हाँ, अगर उसकी तनख्वाह नहीं बढ़ रही तो वो रेलिवेंट नहीं है। न्यू प्रोजेक्ट पे वो काम कर रहा है, लेकिन उस काम करने की वजह से कोई कॉस्ट बढ़ नहीं रही, तो इंक्रीमेंटल नहीं है ना, तो रेलिवेंट नहीं होगी। ठीक है। अच्छा जी, कोऑर्डिनेटर भी आते हैं, सिनेरियो चेंज करते हैं। हाँ जी, एसीसी का कोऑर्डिनेटर एग्जिस्टिंग। अब अगर सीए लॉन्च किया, हमने कहा जी अगर हमने सीए लॉन्च किया तो इसी से कोऑर्डिनेट करवाएंगे, एसीसी वाले से ही सीए को कोऑर्डिनेट कराएंगे। और अगर हमने सीए लॉन्च किया और इसी से कोऑर्डिनेट करवाया, तो इसकी सैलरी कितनी कर देंगे? 1,20,000 रुपया कर देंगे। जो एग्जिस्टिंग कोऑर्डिनेटर है एसीसी का, जिसकी सैलरी कितनी है? 1 लाख रुपया महीना है, अगर हमने सीए लॉन्च किया और इसी से कोऑर्डिनेट करवाया, तो फिर हम इसकी सैलरी कितनी कर देंगे? 1,20,000। अदरवाइज 1 लाख ही देगी। सही है जी। अब इस केस में कोऑर्डिनेटर को फ्यूचर में पे करना, तो फ्यूचर कॉस्ट है, कैश फ्लो होगा, कैश फ्लो भी है। अभी कॉस्ट कितनी है? 1 लाख। लेकिन अगर सीए लॉन्च किया और इसी से कोऑर्डिनेट किया, तो फिर कितना पे करना पड़ेगा? 1,20। तो कितनी कॉस्ट इंक्रीज कर रही है? 20,000 रुपया पर मंथ। हाँ, तो 20,000 किस वजह से इंक्रीज कर रही है? सीए लॉन्च करने की वजह से कर रही है। तो वो क्या होगा? 20,000 इंक्रीमेंटल। तो अब रेलिवेंट कॉस्ट कितनी हो जाएगी? 20,000 कोऑर्डिनेटर की। अब टोटल 1,20 पे कर रहा हूं, 20,000 सीए को चार्ज करूंगा और एसीसीए को 1 लाख। पहले भी कितना था? 1 लाख। अभी भी कितना है? 1 लाख। एग्जिस्टिंग की पोजीशन भी चेंज नहीं हुई, और जो भाड़ा वो न्यू को चार्ज कर देंगे। बात समझ आई? हाँ, बात समझ आ रही है? 20,000। तीसरा सिनेरियो ले लेते हैं। हमने कहा यार कि अगर एग्जिस्टिंग कोऑर्डिनेटर है एसीसीए जो कोऑर्डिनेट कर रहा है, 1 लाख सैलरी ले रहा है, हमने कहा जी अगर हमने सीए लॉन्च किया तो हम एग्जिस्टिंग कोऑर्डिनेटर से कोऑर्डिनेट नहीं करवाएंगे। उससे क्या होगा? उससे क्वालिटी कंप्रोमाइज हो जाएगी, उसका सही तरह कोऑर्डिनेट नहीं कर पाएगा दोनों कोर्सेज को। हम एक न्यू कोऑर्डिनेटर हायर करेंगे 50,000 रुपये महीने पे। हम्म। अगर सीए लॉन्च किया तो न्यू कोऑर्डिनेटर हायर करेंगे और उसको कितना पे करेंगे? 50,000। ये सिनेरियो समझ आ गया? अब इस केस में अगर सीए करेंगे तो न्यू कोऑर्डिनेटर हायर करना पड़ेगा, तो उसको फिर फ्यूचर में पे करना है, कैश फ्लो होगा। अभी न्यू कोऑर्डिनेटर की कॉस्ट क्या है? जीरो। अभी तो न्यू कोऑर्डिनेटर है ही नहीं। और अगर सीए लॉन्च करेंगे तो न्यू कोऑर्डिनेटर हायर करके 50,000 पे करना है, तो अभी कॉस्ट कितनी है न्यू कोऑर्डिनेटर की? जीरो। बाद में कितनी होगी? 50। तो वो जितने अमाउंट पर हायर करेंगे वो सारी की सारी क्या हो जाएगी? इंक्रीमेंटल। तो उस केस में रेलिवेंट कॉस्ट कितनी हो जाएगी कोऑर्डिनेटर की? 50,000। बात समझ आती? हाँ जी, समझ आ गई कोऑर्डिनेटर। आगे चलते हैं। हाँ, फैकल्टी लेक्चर आवर्स की कॉस्ट। हाँ, लेक्चरर्स की कॉस्ट लेट से वो है अभी 8 मिलियन रुपीज पर मंथ, अज्यूम कर लेते हैं 8 मिलियन रुपीज पर मंथ है। अभी वो सिर्फ एसीसी करवा रहे हैं। सही है? सही जी। अब हमने कहा जी कि यार अगर हमने सीए लॉन्च किया तो यही लेक्चरर्स सीए की क्लासेस भी बढ़ाएंगे। हाँ, सीए की क्लासेस भी बढ़ाएंगे, और उसके बाद इनकी सैलरी हो जाएगी, इनकी जो पेमेंट्स हो जाएंगी वो हो जाएंगी 10 मिलियन। 8 मिलियन से कितनी हो जाएंगी? 10 मिलियन हो जाएंगी पर मंथ। सही है जी। तो अब अगर सीए कराएंगे तो नंबर ऑफ क्लासेस बढ़ेंगी, तो फ्यूचर में उनको पे करना है, कैश फ्लो भी होगा। अभी कितनी है उनकी सैलरीज? कॉस्ट कितनी है लेक्चरर्स की? 8 मिलियन है कॉलेज की। बाद में कितनी हो जाएगी? 10 मिलियन। तो कितना इंक्रीज आया? 2 मिलियन। तो 2 मिलियन किसको चार्ज कर देंगे? सीए को। सही है जी। समझ आ रही है? उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट। और बिजली भी तो आनी ना, बिजली तो। हाँ, बिजली तो बड़ी इंपॉर्टेंट है। हाँ, अब हमारे अंग अंग में तो नहीं बड़ी बिजली को जो निकाले और यूज कर रहे हैं। हमें तो हाँ, वापस वाली यूज करनी है। तो अब इलेक्ट्रिसिटी का क्या है? अभी भाई एक सर्टेन नंबर ऑफ क्लासेस हो रही हैं। हाँ, तो सर्टेन नंबर ऑफ क्लासेस में एसी चल रहा है, तो बिल शिल भी आ रहा है उस हिसाब से। हाँ, लेकिन जब सीए भी करा देंगे उसी कैंपस में, हाँ, तो नंबर ऑफ क्लासेस बढ़ेंगी। जब नंबर ऑफ क्लासेस बढ़ेंगी,
ज्यादा देर के लिए क्लासेस होंगी तो एसी भी ज्यादा ही चलेगा, लाइट्स भी ज्यादा ही ऑन होंगी। ऐसा ही है। पहले एसी से शुरू करते थे, सुबह क्लासेस 8 बजे शुरू करते थे, हाँ, 5 बजे बंद कर। अब 8 बजे शुरू कर रहे हैं, रात 9 बजे तक क्लासेस हो रही हैं, तो ऑब्वियसली हाँ क्लासेस ज्यादा हो रही हैं तो फिर इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम भी क्या होगी, ज्यादा। तो लेट से अभी बिल आता है कोई, लेट से अज्यूम कर लेते हैं 7 लाख रुपए महीने, अज्यूम कर रहे हैं 7 लाख रुपीज पर मंथ ऑन एवरेज, सारे साल का ऑन एवरेज, गर्मियां सर्दियां मिला के एवरेज बिल जो महीने का बनता है वो 7 लाख रुपए बनता भी, हाँ। अब सीए करवाएंगे तो सीए कराने के बाद हो जाएगा 8 लाख रुपए महीना। सही है, तो फ्यूचर कॉस्ट है, फ्यूचर में पे तो करना है, कैश फ्लो भी है। अभी कितना है, 7 लाख महीना, उसके बाद कितना हो जाएगा 8 लाख, तो रेलिवेंट कॉस्ट कितनी हो जाएगी, बोलो। 1 लाख महीना, हाँ अभी 7 लाख है, बाद में कितना हो जाएगा, कितना इंक्रीमेंटल है 1 लाख, तो सीए को कितना चार्ज करेंगे 1 लाख। अब टोटल 8 लाख पे कर रहे हैं, लेकिन सीए को 1 लाख चार्ज करेंगे और बाकी 7 लाख एग्जिस्टिंग एसीसी को। हम्म, बात समझ आ रही है। ये रेलिवेंट कॉस्ट की एग्जांपल समझ आ गई, यहां तक समझ आ गई बात क्या है। अच्छा, अब पोर्शन करते हो आप, करते रहो पोर्शन आप, लेकिन रेलिवेंट, अब हम रेलिवेंट वर्ड है, डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं, तो डिसीजन मेकिंग में अपोर्शनमेंट तो वैसे रेलिवेंट नहीं होती। फिक्स कॉस्ट कब रेलिवेंट होती है, जब वो इंक्रीमेंटल होती है, अदरवाइज फिक्स कॉस्ट रेलिवेंट नहीं होती। ठीक है जी, बात समझ आ गई, यहां तक क्लियर होगी। अच्छा, इसके अलावा एक और कॉस्ट है ऐसी जो ना फ्यूचर है, ना कैश फ्लो है, ना इंक्रीमेंटल है। वो फ्यूचर कॉस्ट भी नहीं है, वो कैश फ्लो भी नहीं है, वो इंक्रीमेंटल भी नहीं है, लेकिन वो फिर भी क्या होती है, रेलिवेंट होती है, और वो क्या होती है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। और जब मैंने ये पहली दफा पढ़ी थी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, हाँ, कोई 24 साल पहले, तो मुझे लगा था ओ यार क्या बात है, क्या मैंने कॉन्सेप्ट समझा आज, हाँ, मजा आ गया, ये सीसी तो बड़ी अच्छी चीज है। अच्छा, उसके बाद बहरहाल तो मेरी एक आदत थी, मैं जरा ना चीजें ऑब्जर्व, जरा ऑब्जर्वेशन मेरी जरा टाइट है, हाँ, तो ऑब्जर्व करता था, तो वो जा रहा था घर के बाद, तो जो बेचारे मांगने वाले होते हैं उन्होंने वो क्या उठाए होते हैं, हाँ, औजार उठाए होते हैं, कहते हैं दिहाड़ी नहीं लगी आज, हाँ। तो उसने जब कहा यार दिहाड़ी नहीं लगी आज, तो मैंने कहा जी कितनी दिहाड़ी होती है, तब उस जमाने में दिहाड़ी होती थी 22-24 साल पहले मजदूर की 80 रुपये, 70-80 रुपये होती थी पर डे। तो कहता यार 70 दिहाड़ी नहीं लगी, 70 रुपये आने से 70 रुपये दिहाड़ी लगती तो मैं 70 रुपये कमा लेता, 70 रुपये का नुकसान हो गया। अच्छा, मैं क्या फिटे मुंह, मैं तो ऐसे पढ़ के आया था, यार मजदूर नहीं पता। तो बेटा मैं हमेशा कहता होता हूँ क्लास में कि आप जो चीजें पढ़ रहे हो ना, आप सिर्फ ये पढ़ रहे हो कि अच्छा यार ये फलां चीज का ये नाम है, फलां चीज का ये नाम है, पता सबको होता है। तो अब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है उस पर हम बात करते हैं। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आपने पढ़ी हुई है बड़ा तरीके से, हाँ, द नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव फोरगोन, ये आपने पढ़ा हुआ है। जो नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव आप फोरगो करते हो ना, वो आपकी क्या होती है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है। फिर आपने एग्जांपल भी पढ़ी हुई है, मैं भी पहले एग्जांपल वही करवाता हूँ समझाने के लिए, उसके बाद थोड़ा सा आसान करेंगे उसको। बेटा आपके पास ना इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है, आपके पास क्या है, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है कि प्रोजेक्ट ए में भी इन्वेस्ट कर सकते हो, प्रोजेक्ट बी में भी इन्वेस्ट कर सकते हो, और प्रोजेक्ट सी में भी इन्वेस्ट कर सकते हो। ए में इन्वेस्ट करोगे तो प्रॉफिट आएगा 100 रुपए का, बी में इन्वेस्ट करोगे प्रॉफिट आएगा 90 रुपए का, सी में इन्वेस्ट करोगे प्रॉफिट आएगा 70 रुपए का। कौन सा प्रोजेक्ट करना चाहिए, ए बी सी, हाँ जी, ए करें बी करें सी करें, तो मैं तो तीनों ही करूंगा, तीनों में प्रॉफिट है। मैंने कहीं पे लिखा हुआ है कि लिमिटिंग फैक्टर है, कोई एक कर सकते हैं, तीनों में से कोई करना है, कोई एक ही हो सकता है, मजबूरी है, हाँ नहीं। तो तीनों में प्रॉफिट है तो फिर मैं तीनों को करूंगा। हाँ, अगर वो कह दे कि ए बी सी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट्स हैं, क्या म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट्स है, मतलब इन तीनों में से कोई एक ही किया जा सकता है ड्यू टू लिमिटिंग फैक्टर, के पैसे इतने हैं कि तीनों में से एक कर सकती है कंपनी, या मटेरियल इतना अवेलेबल है कि तीनों में से कोई एक, या लेबर इतनी अवेलेबल है तीनों में से कोई एक ही हो सकता है, मतलब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, इन तीनों में से कोई एक हो सकता है। हाँ, तो फिर आप हर इंसान कौन सा चूज करेगा, हर इंसान जिस तरह का मर्जी इन्वेस्टर हो वो कौन सा यूज करेगा, अल्फा, प्रोजेक्ट ए, ऐसा ही है। अब प्रोजेक्ट ए आप चूज करोगे तो कितना फायदा हुआ भाई, 100 रुपए का, तो आप लोग कहेंगे जी फायदा 100 रुपए का हो गया, और जो पढ़ा लिखा इंसान है वो कहेगा नहीं 100 का नहीं फायदा हुआ, 10 रुपए का फायदा हुआ है ए करने की वजह से। जो पढ़ा लिखा इंसान है वो क्या कहेगा,
10 रुपए का फायदा हुआ है बेटा। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है? नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव। हाँ, तो बेस्ट क्या है इसमें? ए, वो तो चूज कर लिया। बेस्ट तो आप हमेशा चूज कर लेते हो। फोर को क्या करते हो? नेक्स्ट बेस्ट। तो नेक्स्ट बेस्ट क्या है? बी है, सी है? बी है। सी तो वैसे ही खुले लाइन हो गया। हाँ, अब देखो, आपने ए किया, प्रोजेक्ट ए कर लिया, कितना प्रॉफिट आया? 100 रुपए का। लेकिन ए करने की वजह से आपने फोर को क्या किया? नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव। नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव क्या था? बी। तो आपने ए करने की वजह से बी क्या किया? फोर को किया। हाँ, तो बी क्या होगी? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। किसकी? जिसकी वजह से आप फायदा फोर को करते हो ना, वो उस चीज की क्या होती है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है। देखो, आप अगर ए ना करते, ए, तो बी तो फिर भी कर सकते थे, और बी करके प्रॉफिट कितना होना था? 90 तो फिर भी हो जाना था। हो जाना था कि नहीं होना था? भाई 90 तो फिर भी होना ही होना था। अब ए करने की वजह से क्या हुआ है? 100 का फायदा हो गया है। तो अगर ए ना होता तो 90 तो फिर भी हो जाना था। अब 100 हो गया, तो कितना फायदा हुआ ए की वजह से? 10 रुपए का फायदा हुआ है बेसिकली। फायदा कितना हुआ है? और वो 10 रुपए कब आएंगे? देखो, मैंने ए की वजह से फोर को क्या किया? बी फोर को किया। हाँ, तो बी क्या बनेगी? ए की कॉस्ट बनेगी। तो जो भी आप बेनिफिट फोर को कर रहे हो, तो जिस चीज की वजह से, वो उस चीज की क्या बनानी है? कॉस्ट बनानी है। तो मैं 90 रुपए इसकी कॉस्ट बनाऊंगा, तो ए प्रोजेक्ट करने की वजह से बेनिफिट कितना हुआ है? 10 रुपए का हुआ है सिर्फ। सिर्फ कितने का हुआ है? 10 रुपए का हुआ है। 100 रुपए का पूरा नहीं हुआ। क्यों? अगर ए ना होता तो बी तो मैं फिर भी कर सकता था, 90 तो मुझे फिर भी मिलने थे। अब कितने मिले? 100। तो 10 रुपए का फायदा हुआ ना। भाई ये बिल्कुल इस तरह एग्जाम्पल है कि आपके पास एक अपने जानने वाला बंदा आया। उसने कहा, यार आपने अपने घर के नीचे दुकान है, वो किराए पे देनी है। वो क्या देनी है? किराए पे देनी है। सही थी। अच्छा, आपके पास एक जानने वाला आया, अननोन बंदा आ गया। उसने कहा, यार मुझे किराए पे चाहिए। आपने कहा, जी इसका किराया 30,000 रुपये महीना। कितना किराया? 30,000 रुपये महीना। 30,000 रुपये महीने मैंने लेना है। हाँ, उसने कहा, जी अच्छा मैं सोच के बताता हूँ, मैं जी कल आता हूँ, तो कर देते हैं बात इस पर। हाँ, या आपके पास प्रॉपर्टी डीलर आया, उसने कहा, यार 30,000 रुपये वाला मेरे पास कस्टमर है, 30,000 रुपये मैं चढ़वा देता हूँ आपकी दुकान। सही है जी। अब आपके पास एक और बंदा आ गया डायरेक्ट। उसने कहा, यार मुझे दुकान दे दो, हाँ, किराए पर। मैं आपको कितना पे करूंगा? 35,000 रुपये पे करूंगा। कितना पे करूंगा? तो बेटा इस ऑफर से आपको फायदा कितना हुआ है? 35,000 नहीं हुआ, 5,000 हुआ। क्योंकि ये यहाँ ना भी होता तो 30,000 वाली तो ऑप्शन खड़ी हुई है ना। तो 30,000 रुपये तो चढ़ जानी थी। जो प्रॉपर्टी डीलर कह रहा है मैं 30,000 रुपये चढ़ा देता हूं, मेरे पास है कस्टमर। तो आपको फायदा कितना हुआ? न्यू ऑफर की वजह से 5,000 रुपये फायदा हुआ है। ठीक है। हम्म। अच्छा, अब इसको थोड़ा सा आसान करते हैं, और एग्जांपल्स बनाते हैं। हाँ? अब लेट से, अभी आप कर रहे हो, आप हो मिस्टर ए। आप हो मिस्टर ए। अभी आप कर रहे हो जॉब, और आपकी जॉब है 1 लाख रुपया महीने की। 1 लाख रुपया महीने की क्या है? जॉब है। अब मैं आपको कहते हैं, यार जॉब छोड़ो, और जॉब छोड़ के क्या करो? बिजनेस। अब देखो, ये दोनों चीजें कंपेयर नहीं हो सकती है। जॉब और बिजनेस को कंपेयर नहीं कर सकते ऑब्वियसली। नौकरी नौकरी है, मुलाजिम हो, बिजनेस में मालिक हो आप। हाँ, इसमें 9 से 5 आना ही आना, नहीं आओगे बेइज्जती करेगा मालिक। अपना बिजनेस है तो हाँ, फ्लेक्स भी हो सकते हैं आवर्स, थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है। फिर ऊपर से सारा जो ग्रोथ आएगी वो आपकी है। जॉब में वो ग्रोथ नहीं आनी। जॉब में मर गए तो गई तनख्वाह आपकी, और बिजनेस में मर गए तो बच्चे ने वहीं से लेके आगे शुरू करना है। हाँ, लेकिन हम अज्यूम कर लेते हैं कि कंपेयर करने के लिए कि अदर फैक्टर सारे क्या हैं? सेम। बाकी नहीं देखना, आपने इसी फाइनेंशियल पे देखना है। बाकी सारे अदर फैक्टर्स क्या रखे हैं? सेम रखे हैं कंपेयर करने के लिए। अभी आप जॉब कर रहे हो 1 लाख रुपए महीने की। हाँ, आपने कहा यार जॉब छोड़ के बिजनेस करता हूं। हाँ, और बिजनेस आपको देगा 60,000 रुपीज पर मंथ। बाकी सारे फैक्टर सेम है। छोड़ दो ग्रोथ कितनी, ग्रोथ, स्टोर, वर्किंग आवर, सब कुछ फैक्टर सेम है। अब मुझे बताओ कि 1 लाख रुपए भी आप कमा रहे हो, आपको कहता है यार ये छोड़ो काम, हाँ दूसरा काम करो, और वहां से आपको 60,000 मिलेगा, तो करेंगे आप? नहीं करेंगे। करेंगे तो क्या होगा? फायदा होगा, नुकसान? नुकसान। कितना नुकसान होगा? 40,000। अब आपका दिमाग कह रहा है कि अगर मैं नौकरी छोड़ के बिजनेस करूंगा, तो अभी मैं 1 लाख कमा रहा हूं, बिजनेस से कितना कमाऊंगा? 60,000 महीना कमाऊंगा। हाँ, तो मुझे 40,000 का क्या हो जाएगा? नुकसान। ये आपका दिमाग कह रहा है कि 40,000 का नुकसान हो जाएगा। सही है। अब आप बिजनेस को कहोगे, बिजनेस भाई मैंने आपको नहीं करना, आपको करूंगा तो आपकी वजह से मुझे 40,000 का क्या हो जाएगा? नुकसान। हाँ, तो बिजनेस कहेगा, भाई
शक्ल से भी पागल लगते हो और हो भी पागल। वो कहेगा भाई मेरे रेवेन्यूज में से मेरी कॉस्ट क्या करो माइनस, मैं तो 60,000 का प्रॉफिट दे रहा हूं और तुम कह रहे हो कि मेरी वजह से तुम्हें 40,000 का क्या हो रहा है नुकसान। तो हम बिजनेस भाई को कहेंगे कि भाई आपकी वजह से, इस बिजनेस करने की वजह से क्या फोरगो करना पड़ रहा है। हाँ जी, इस बिजनेस करने की वजह से क्या फोरगो करना पड़ा, जॉब फोरगो करनी पड़ी जॉब फोरगो करनी पड़ी है। किस वजह से, बिजनेस करने की वजह से। तो वो बिजनेस की क्या बनाएंगे, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बनाएंगे। तो फिर 40,000 का नुकसान आएगा। जो आपका दिमाग कह रहा है कि 40,000 का नुकसान होगा, तो नुकसान कब आएगा, जब आप उसकी क्या बनाओगे, कॉस्ट बनाओगे, तभी वो आंसर आएगा। अदरवाइज तो वो कहेगा 60,000 का प्रॉफिट है। समझ रहे हैं बात। तो इस एग्जाम्पल से क्लियर क्लियर हुई बात। लो जी, अब एक और एग्जाम्पल लेते हैं, तारा तारा की। हाँ, मिस्टर तारा और मिस्टर तारा, दो बंदे हैं, ठीक है जी, और दोनों जॉब कर रहे हैं। लेकिन तारा साहब की जॉब है ₹1,00,000 महीना, ₹1,00,000 महीना। और तारा साहब की नौकरी है ₹20,000 महीना। हाँ, दोनों दोस्त थे, ठीक है। तारा साहब एक दिन आए तारा साहब के पास, उन्होंने कहा यार, क्या यार नौकरी, थक गया हूं मैं। हाँ, मिलके बिजनेस करते हैं, ये मेरे पास आइडिया है बड़ा, मुझे लगता है हाँ तगड़ा आइडिया है, मिलके कारोबार करते हैं। सही जी। उसने कहा यार ठीक है। आप दोनों ने, तारा तारा ने, दोनों ने इन्वेस्टमेंट कितनी की, 50-50%, और पार्टनरशिप कर ली 50-50%। सही है। आप मिलके बिजनेस कर लिया। बिजनेस दे रहा है पर मंथ 1,60,000 रुपया, 1,60,000 रुपया दे रहा है। सही है जी। बाकी फैक्टर सेम है कंपैरिजन करने के लिए। तो बेटा 50-50 है, तो दोनों को शेयर कितना मिलेगा, 80,000 मिल गया तारा को, 80,000 मिल गया तारा को। मिल गया जी, सही हो गया। अच्छा, अब कारोबार सेम, दोनों की प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी सेम, और अमाउंट भी डिस्ट्रीब्यूट किया हुई है सेम, 80-80,000 रुपया। सही है। लेकिन तारा साहब की पोजीशन देखें, तारा साहब कितना कमा रहे थे पहले, ₹1,00,000। अब कितना कमा रहे हैं, 80,000। अब कितना कमा रहे हैं, 80,000। तो तारा साहब को क्या हो गया, नुकसान हो गया 20,000 का। हो गया। हाँ, पहले 1,00,000 कमा रहा था, अब कितना कमा रहा है, 80,000। 20,000 का नुकसान हो गया। अब तारा साहब को देखो, सेम कारोबार दोनों ने किया, सेम प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, सेम अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट हुई। लेकिन तारा साहब कितना कमा रहे थे पहले, 20,000। अब कितना कमा रहे हैं, 80,000। तो तारा साहब को 60,000 का क्या हो गया, प्रॉफिट, फायदा हो गया। हाँ, अब कारोबार सेम, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो सेम, अमाउंट सेम डिस्ट्रीब्यूट हुई है। लेकिन तारा साहब 20,000 के नुकसान में और तारा साहब 60,000 के फायदे में। ये क्या हुआ, तो ये क्या हुआ, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अच्छा, और दोनों ने फोरगो भी क्या किया, नौकरी। लेकिन तारा साहब की नौकरी थी 1,00,000 की, तो उनकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट 1,00,000 की है, तो 20,000 का नुकसान आएगा। मिस्टर सतारा ने भी नौकरी फोरगो की है, लेकिन उसकी नौकरी 20,000 की थी, तो उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कम थी, तो उसको क्या हो गया, फायदा हो गया उसी काम से। तो जिसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कम थी उसको फायदा हो गया, जिसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट उसको नुकसान हो गया, सेम कारोबार से। सही है जी। इसलिए क्या कहते हैं, इसलिए कहते हैं कारोबार इंसान करता भी कब है, जब वो पढ़ लिख के ना शुरू में कारोबार शुरू करते हैं। क्योंकि जब वो पढ़ता लिखता है, मतलब लेट्स से आप एसीसी कर रहे हैं, एसीसी करने के बाद फॉरन, विदाउट एक्सपीरियंस आपकी कोई सैलरी लगेगी 50,000 से लेके 1,00,000 के दरमियान में। चलो 40,000 से लेके 1,00,000 के दरमियान में कर लो। हाँ, डिपेंड करता है ना, अगर आपने बहुत अच्छा पढ़ा है, आपके कोई पोजीशन है, 1-2 पेपर्स में फर्स्ट अटेम्प्ट में किया है, बहुत जल्दी कर लिया है, तो मल्टीनेशनल मिल जाएगी 80,000, 90,000, लाख रुपए से शुरू करोगे, और 3 साल बाद वो 3 लाख हो जाएगी। ठीक है। और अगर आप शुरू करोगे छोटी सी, मार मार के एसीसी की है, ये मैटर करता है। ठीक है। अनफॉर्चुनेटली ये हमारे जो इनिशियल लेवल के जो करियर काउंसलर्स हैं या वो टीचर्स हैं, वो स्टूडेंट के दिमाग में फिट कर देते हैं 50 और 100 बराबर है। ऐसा नहीं होता, बकवास है ये बात। ठीक है, ये बात बकवास है। और फिर वो ये भी फिट कर देते हैं जी, वो बस एसीसी होना चाहिए, एसीसी दिखाना चाहिए, कितनी जल्दी की है आपने। ठीक है, कोई पेपर पे पोजीशन थी या नहीं थी आपकी, ये चीज बड़ी मैटर करती है, और आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स। ठीक है, उस पर डिसाइड करना कि आपको, आपने स्टार्ट कहाँ से करना है। आपने एक मल्टीनेशनल ₹1,00,000 से स्टार्ट किया, 3 साल बाद 3 लाख पे होंगे, 5 साल बाद 4-5 लाख पे होंगे, 10 साल बाद मिलियन पे होंगे। लेकिन अगर आपने मार मार के पास किया, वो एसीसी, कम्युनिकेशन स्किल्स भी ठीक नहीं है, 40-50 हजार से शुरू करोगे, हाँ, तो वो दूसरा बच्चा 5 साल बाद 5 लाख पे होगा, और आप 5 साल बाद 1.5-2 लाख पे होगे। इतना फर्क पड़ रहा है।
उसने 10 साल बाद किसी कंपनी का कंट्रोलर बन के बैठा ना, फाइनेंशियल कंट्रोलर, और आपने फाइनेंस मैनेजर भी नहीं बन के बैठना था तब तक। ठीक है, आपने नीचे ही बैठे हो ना कि एमटी शमटी असिस्टेंट असिस्टेंट, 2-2.5 लाख रुपए पे, वो 10 लाख ले रहा होगा। ठीक है, तो ये मैटर करती हैं चीजें। एनीवेज, समझ आई बात? हाँ जी, ये बात समझ आई है। इसलिए कहते हैं कि ना देखो, अब आपने एसीसी करने के बाद फौरन नौकरी कर लेते तो आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट 40,000, 50,000, 60,000 इतनी की नौकरी मिलती तो वो उतनी होती। लेकिन आपने एसीसी करने के बाद नौकरी की, 5 साल बाद आपकी सैलरी को 4 लाख 5 लाख रुपए होगी महीने की। अब आप कहीं में कारोबार करना है तो अब आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होगी? बहुत ज्यादा। और तब तक 5 साल बाद एसीसी, 5 साल बाद शादी भी होगी होगी, बच्चे भी हो गए होंगे, तो लोग आप पे डिपेंड भी कर रहे होंगे। हाँ, तो फिर आपका वैसे भी रिस्क ज्यादा कि यार अब मैं नौकरी करूँ, नौकरी छोड़ूंगा तो किचन भी चलाना है, हाँ, बच्चों की फीस भी देनी है, ठीक है, बेगम को जोड़े भी ला के देने हैं। तो अगर कारोबार किया तो पैसे शुरू में ना आए, हाँ, तो कारोबार भी बढ़ गया, घर भी बढ़ गया, तो क्या होता है? हाँ, फिर बंदा कारोबार नहीं कर पाता। तो शुरू में कारोबार करने की ही होता है, क्योंकि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है? कम होती है। बात समझ आई यहाँ तक? यहाँ तक क्लियर है? अच्छा जी, एक और एग्जांपल करवा देता हूँ। हाँ, एक और एग्जांपल करवा देते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की, फिर आगे चलते हैं। ले जी, फॉर एग्जांपल, एक टीचर है, हाँ, एक बंदा है टीचर है, और वो विजिटिंग फैकल्टी है, हाँ, विजिटिंग पे है, और उसका रेट पर आवर है, लेट से एसीसीए में, ये जो अब कॉलेजेस है, हाँ, वो 15, 17, 18 साल, 20 साल एक्सपीरियंस जो होता है, रेट जो मार्केट में चल रहा है वो 6,000 पर आवर चल रहा है। 6,000 रुपया घंटा लेट से उसको मिलता है। सही है जी। अब लेट से वो टीचर 6 घंटे पढ़ाता है, हाँ, तो एक एक घंटे का कितना मिलता है? 6,000। तो 6 घंटे एक दिन में पढ़ाएगा तो एक दिन में वो कितना कमा लेता है? 36,000 रुपए की दिहाड़ी है उसकी एक दिन की। सही है जी। लेकिन ऑब्वियसली अनलिमिटेड आवर्स नहीं है, एक सर्टन आवर्स ही है। वो तो चाहेगा मैं 8 6 नहीं, मैं 10 घंटे पढ़ा लूं, लेकिन इतनी बैजेस नहीं होते, डिवाइड करके देने होते हैं। तो लेट से वो 6 घंटे पढ़ाता है एक दिन में, ठीक है, और 6,000 रुपये पर आवर है। तो 6 घंटे पढ़ाता है दिन में, चलो यार कर लेते हैं 8 घंटे, 9 to 5 पढ़ाता है। 8 घंटे तो कितने की दिहाड़ी उसकी? 48,000 एक दिन का कमा लेता है। अब ये 48,000 सीधा 30 से मल्टीप्लाई ना कर देना। ठीक है, 6 दिन पढ़ाता है, फिर हर सेशन में एसीसी की बात करें तो बीच में फिर छुट्टियां आ जाती हैं इतनी, उसमें दिहाड़ी नहीं है, तो एवरेज नीचे आ जाती है बहुत। ठीक है, सीधा ना ना बना लेना, 14-15 लाख रुपए बन गया महीने का। तो वो जब 3 माह के पूरे बैच में डिवाइड करेंगे तो 15, 20, 22, हर हफ्ते भी छुट्टी आती है। ठीक है, वो और 10-12 छुट्टियां हो गई, फिर सेशन के एंड में भी 20, 25, 30 दिन महीना ही फारिग रहता है टीचर। तो वो एवरेज नीचे ही आ जाती है। अच्छा, बहरहाल, तो 48,000 रुपया वो एक दिन का कमाता है, सही है। लेकिन अगर वो पढ़ाएगा तो पैसे मिलेंगे, नहीं पढ़ाएगा तो पैसे नहीं मिलेंगे, और उसकी कोई एक्स्ट्रा क्लास, मेकअप क्लास भी नहीं हो सकती तो वो बाद में पढ़ा ले। सही है जी। अच्छा, अब ये एक बंदा है, सही है जी। अब इसका दोस्त इसको कॉल करता है, वो कहता है यार मैं कल ना तेरे, हाँ, कल आ, मैं तुझे लंच कराता हूँ। क्या कराता हूँ? और वो बंदा 9 to 5 स्ट्रेट 8 घंटे पढ़ाता है, कोई ब्रेक ब्रू के बीच में, और जितना पढ़ाएगा उतने पैसे मिलेंगे, हाँ, 6,000 घंटे के हिसाब से। वो कहता है यार ये जो पढ़ा रहा है, इसका दोस्त इसको कॉल करता है, वो कहता है यार मैं तुझे लंच कराता हूँ, आ चले। सही जी। अच्छा, लंच दोस्त ने कराना है। उसने कहा यार तू 1 बजे निकली, हाँ, 1:30 बजे तक पहुंचेगा रेस्टोरेंट, 2:30 बजे तक खाएंगे और 3 बजे तू वापस पहुंच जाएगा, 2 घंटे के लिए निकला। सही है सर। अब नॉर्मली हम इससे पहले, आज जो हमने अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पढ़ी, इससे पहले हम क्या करते थे? मुफ्ता लग गया, हाँ, खाना कौन खिला रहा है? दोस्त। तो मुफ्ता नहीं लगा, मुफ्ता नहीं लगा, क्यों? क्योंकि भाई आपने 1 घंटा पढ़ा के कितने पैसे कमाते थे? 6,000 कमाते थे। अब वो लंच करने की वजह से आप 1 बजे कॉलेज से निकले और 3 बजे आए, एक क्लास कैंसिल किया आपने, 2 घंटे आप नहीं पढ़ा सके उस दिन, ऐसा ही है। तो 1 घंटा पढ़ा के कितना कमा सकते थे? 6,000। तो उन 2 घंटों में जो लंच की वजह से जाया हुए, आप कितना कमा सकते थे? 12,000 रुपया कमा सकते थे, जो उस लंच की वजह से क्या हो गया? फोरगो। तो लंच मुफ्ते में नहीं पड़ा, कितने में पड़ा? 12,000 में पड़ा। देखो ना, उस दिन वो 6 घंटे पढ़ा सकेगा, तो 1 घंटे का 6,000, तो 6 घंटे का 36,000। पहले वो 48,000 कमाता था, तो 12,000 क्या है उसकी, उस लंच की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। एहसान मुफ्त, एहसान मुफ्त में लिया,
और ऊपर से 12,000 भी डूब गया, तो ये कोई अच्छा फैसला तो नहीं था। उसको कहते हैं नहीं यार तू ऐसा कर, लंच ना करा, हाँ तू मुझे डिनर करा दे, आराम से नाम से 5 बुलाता, पूरे पैसे बनाता, हाँ, और शाम में उसको क्या कहता, "हाँ यार डिनर करा", हाँ, फिर वो मुफ्ता होता। और उसमें भी मुफ्ता क्या होता है, जो मेरा आने जाने का पेट्रोल लगा है उतनी कॉस्ट फिर भी मुझे पड़ती रेस्टोरेंट आने जाने की, ठीक है। हाँ वो कहे जी मैं घर आके पिक भी करके जाऊंगा और घर ड्रॉप भी करके आऊंगा, यानी कि 4 पाई वो साथ लेके आएगा, तो फिर तो वो मुफ्ता है, अदरवाइज वो मुफ्ता नहीं है। बात समझ आ गई है जी? हाँ, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट समझ आ गई है। चले अब चलते हैं जी आगे। जी बच्चों, तो बच्चों स्टोरी ये है कि रेलिवेंट कॉस्ट, 3 बातें मैंने की थी। रेलिवेंट कॉस्ट किसके लिए करते हैं, न्यू इन्वेस्टमेंट के लिए करते हैं। जब रेलिवेंट कॉस्टिंग कर रहे होते हैं तो वो प्रोजेक्ट करना है या नहीं करना वो अभी तक डिसाइड नहीं किया होता, इसी कॉस्ट पे डिसाइड करना होता है। और थर्ड, रेलिवेंट कॉस्टिंग न्यू इन्वेस्टमेंट की वजह से कभी एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट की पोजीशन चेंज होनी नहीं चाहिए, जो पोजीशन उसकी न्यू इन्वेस्टमेंट से पहले है बाद में भी सेम। तो अगर न्यू इन्वेस्टमेंट की वजह से एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट की कॉस्ट बढ़ रही है तो कॉस्ट न्यू को चार्ज करेंगे, और अगर सेविंग्स हो रही हैं या कॉस्ट कम हो रही है तो जितनी कॉस्ट रिड्यूस हो रही है तो वो न्यू प्रोजेक्ट की सेविंग बनाएंगे। सही जी, ये 3 बातें बताई थी, फिर रेलेवेंट कॉस्ट की एग्जांपल्स देखी और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की एग्जांपल्स देखी। अब याद रखिएगा बच्चों, इसके अलावा ये जो अभी बेसिक पढ़ा है, इसके अलावा हमारे कोर्स में क्या रेलेवेंट कॉस्ट ऑफ मटेरियल है, रेलेवेंट कॉस्ट ऑफ लेबर है, रेलेवेंट कॉस्ट ऑफ नॉन करंट एसेट्स है, और रेलेवेंट कॉस्ट ऑफ ओवरहेड्स है। अब बच्चों पहले सबसे पहले जो सबसे आसान है वो पहले करते हैं, रेलेवेंट कॉस्ट ऑफ ओवरहेड्स। हाँ जी, अब ओवरहेड्स आपको पता 2 तरह के होते हैं, वेरिएबल ओवरहेड्स होते हैं और फिक्स ओवरहेड्स होते हैं, सही है। अब वेरिएबल ओवरहेड्स जो होते हैं ना बच्चों, ये क्या होते हैं, अगर कुछ ना लिखा हो सिर्फ लिखा हो वेरिएबल ओवरहेड्स तो वो क्या होते हैं, रेलेवेंट कॉस्ट होती है, वो रेलेवेंट होते हैं हमेशा। क्यों? क्योंकि वेरिएबल ओवरहेड्स क्या है, जो वेरी करेंगे विद एक्टिविटी लेवल। तो जब आप न्यू प्रोजेक्ट करोगे तो फ्यूचर में वेरिएबल ओवरहेड्स इंक्र होंगे, कैश फ्लो भी होंगे, हाँ, और जब एक्टिविटी लेवल बढ़ेगी तो वेरिएबल ओवरहेड्स भी बढ़ जाएंगे उसके साथ, ऐसा ही है। तो वो जितने न्यू इन्वेस्टमेंट की वजह से भाड़े होंगे वो क्या होंगे, इंक्रीमेंटल ही होंगे ना, तो वेरिएबल तो होते ही इंक्रीमेंटल है, तो वो क्या हो जाते हैं, रेलिवेंट कॉस्ट हो जाती है, ठीक है। तो वेरिएबल ओवरहेड्स रेलिवेंट होते हैं। और अगर फिक्स कॉस्ट लिखा आ जाए, हाँ, तो फिक्स कॉस्ट कभी रेलेवेंट नहीं होगी। फिक्स कॉस्ट की आप एलोकेशन करो, फिक्स ओवरहेड्स की आप एलोकेशन करो, फिक्स ओवरहेड्स की आप अपोर्शनमेंट कर रहे हो, या फिक्स अपोर्शनमेंट कर रहे हो, या फिक्स ओवरहेड्स को क्या करो, रीअपोर्शन करो, या फिक्स ओवरहेड्स को अब्सॉर्ब करो। ये फिक्स ओवरहेड्स कभी भी रेलेवेंट नहीं होते, वेरिएबल ओवरहेड्स रेलेवेंट होते हैं, अब्सॉर्ब वेरिएबल ओवरहेड्स अब्सॉर्ब कर रहे हो रेलेवेंट है। लेकिन जो फिक्स ओवरहेड्स होते हैं उनकी एलोकेशन, अपोर्शनमेंट, रीअपोर्शनमेंट, अब्जॉर्प्शन रेलेवेंट नहीं होती। फिक्स कॉस्ट सिर्फ एक केस में रेलेवेंट होती है, और वो केस क्या है, जब वो इंक्रीमेंटल होगी, जब वो न्यू इन्वेस्टमेंट की वजह से बढ़ रही होगी। जैसे मैंने कोऑर्डिनेटर की एग्जांपल दी थी कि 1 लाख से कितनी कर देंगे, 1 20, तो वो जो 20,000 इंक्रीमेंटल था वो रेलिवेंट होगी। उसके अलावा बाकी सबका नहीं है, ठीक है। अगर कोई आपके पास इंप्लॉई है जिसकी वो जो फिक्स सैलरी पे है तो वो फिक्स ओवरहेड्स होंगे। तो अब अगर वो इनडायरेक्ट लेबर है तो अब अगर उसका टाइम नए प्रोजेक्ट पे लग रहा है, नहीं लग रहा, ज्यादा लग रहा है, कम लग रहा है, उसकी तनख्वाह नहीं बढ़ा रहे तो वो रेलिवेंट भी नहीं होगा। सही है जी। तो फिक्स कॉस्ट एक ही केस में रेलिवेंट होगी, फिक्स ओवरहेड, जब वो इंक्रीमेंटल होंगे, और जितना इंक्रीमेंटल पोर्शन है वो रेलिवेंट हो जाएगा, बस खत्म बात। समझ आ गई? दूसरी चीज जो आसान है वो पहले कर लेते हैं, रेलिवेंट कॉस्ट ऑफ, रेलिवेंट कॉस्ट ऑफ नॉन करंट एसेट्स। हाँ, रेलिवेंट कॉस्ट ऑफ नॉन करंट एसेट, जितने भी नॉन करंट एसेट हैं, हाँ, प्रॉपर्टी, प्लांट, इक्विपमेंट, फर्नीचर, मशीनरी, एसीज, जितने भी चेयर्स, टेबल्स, रेलिवेंट कॉस्ट ऑफ नॉन करंट एसेट। अब इसमें 2 केसेस हैं, या तो आप क्या करोगे, न्यू इन्वेस्टमेंट के लिए क्या करोगे, बाय करोगे, क्या करोगे, बाय करोगे, या आपके पास क्या होगा, हाँ जी, करंटली अवेलेबल स्टॉक नहीं होता कभी नॉन करंट एसेट्स का, अवेलेबल हो सकते हैं। कैसे अवेलेबल हो सकते हैं बताता हूं अभी। अब पहला केस, बेटा अगर न्यू प्रोजेक्ट करेंगे और न्यू प्रोजेक्ट करने के लिए कोई नॉन करंट एसेट बाय करना पड़ा, हाँ, तो अगर नॉन करंट एसेट बाय कर रहे हो तो बेटा वो कॉस्ट क्या होती है, रेलिवेंट होती है, और रेलिवेंट कॉस्ट क्या होती है, उसकी जो मार्केट वैल्यू होती है वो रेलिवेंट होगी।
मार्केट वैल्यू रेलिवेंट कॉस्ट होती है। क्यों होती है, रीजन देख लीजिएगा बेटा। अगर आप कोई नॉन करंट एसेट, आप कहते हो हम प्रोजेक्ट करेंगे और नॉन करंट एसेट हमने क्या करना है, बाय करेंगे, हाँ। तो अब अगर प्रोजेक्ट करेंगे तो फ्यूचर में फिर नॉन करंट एसेट बाय करना पड़ेगा, तो फ्यूचर कॉस्ट तो है, हाँ। कैश पे करना पड़ेगा तो कैश आउटफ्लो भी है, ऐसा ही है। अभी तो न्यू एसेट की कॉस्ट नहीं है, लेकिन जब बाय करेंगे तो कॉस्ट इंकर भी होगी, तो वो इंक्रीमेंटल भी हो जाएगी, ऐसा ही है। तो फ्यूचर भी है, कैश फ्लो भी इंक्रीमेंटल है, रेलिवेंट हो जाएगी। और रेलिवेंट कॉस्ट कितनी होगी, जितनी इंक्रीमेंटल है। तो अभी तो न्यू एसेट की कॉस्ट नहीं है, लेकिन जब न्यू एसेट बाय करेंगे तो वो कॉस्ट इंकर होगी, तो जितनी कॉस्ट इंकर होगी वो सारी की सारी क्या हो जाएगी, इंक्रीमेंटल। अब कॉस्ट इंकर का कितनी होनी है, तो बेटा उसको बाय करना है। बाय कहां से करना है, मार्केट से, हाँ। तो जो भी आप मार्केट वैल्यू होगी, जो भी आप उसकी मार्केट वैल्यू पे कर रहे हो, वो क्या हो जाएगा, रेलिवेंट। अब आप कहेंगे मार्केट वैल्यू उसकी 100 रुपये, लेकिन हमें 90 पे मिला है, तो भाई आपके लिए मार्केट वैल्यू उसकी कितनी है, 90 है, जितना आपने स्पेंड किया है, सही है। अगर आपको कोई डिस्काउंट मिल रहा है तो जो आपने पे किया वो रेलिवेंट हो जाएगा, सही है। उसी वो ही आपके लिए तो मार्केट वैल्यू वही है, आपने तो मार्केट में वही पे किया, सही है जी। समझ गए। तो जब भी कोई नॉन करंट एसेट बाय करेंगे, कोई भी नॉन करंट एसेट बाय करेंगे, तो रेलिवेंट कॉस्ट क्या हो जाएगी, उसकी मार्केट वैल्यू रेलिवेंट हो जाएगी, सही हो गया जी। हाँ। अब अगर कंपनी में अवेलेबल है, अब अवेलेबल कैसे हो सकता है बच्चों, अवेलेबल कैसे हो सकता है नॉन करंट एसेट, मतलब जो बहुत सारे नॉन करंट एसेट अवेलेबल होंगे। लेट्स से अभी आप एसीसी करवा रहे हो बिल्डिंग में, हाँ। तो ऑफिस में चेयर्स, टेबल, जनरेटर, हाँ, सही है। ये सारे क्या है, नॉन करंट एसीज लगे हुए हैं क्लासरूम्स में, ये सारे क्या है, नॉन करंट एसेट अवेलेबल है, लेकिन वो तो करंटली यूज हो रहे हैं। अब कई दफा क्या होता है बच्चों, और अगर वही यूज करते जा रहे हो आप, मतलब वही सेम क्लासेस यूज कर रहे हो, उसमें एसी लगा हुआ था, तो बस ठीक है, वो कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं आ रही, रेलिवेंट नहीं होगी। लेकिन बच्चों अब करंटली अवेलेबल कैसे हो सकता है जो नए में यूज हो, लेट से हमने क्या करते हैं, लाइफ साइकिल कॉस्टिंग पड़ी थी। लाइफ साइकिल होता है हर प्रोडक्ट का। अब कंपनी की ना 5 एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स चल रही थी, उसमें से एक प्रोडक्ट ऐसा था जो डिक्लाइन फेज पे आ गया होता। किस पे आ गया था, डिक्लाइन फेज पर, हाँ। डिक्लाइन फेज पे क्या हो रही होती है, सेल्स कम, तो प्रोडक्शन भी क्या कर रहे होते हो, कम, तो सेल्स कम हो रही, तो डिस्ट्रीब्यूट भी क्या करनी है, कम, तो डिस्ट्रीब्यूशन के लिए व्हीकल्स भी क्या चाहिए, कम। अब उस एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट के लिए ना हमने ना 10 व्हीकल्स ली थी, हाँ, 10 ट्रक लिए थे डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, या 10 वैन्स ली थी हमने, क्या, डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए, सही है। जब पीक पे थी उसकी सेल्स, अब उसकी सेल्स कम हो गई हुई है, डिक्लाइन फेज पे आ गया हुआ है। तो अब 8 वैन्स उसके लिए काफी हैं। 2 वैन्स हमारे पास क्या हो गई हैं, फ्री। कंपनी के पास एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट में 2 वैन्स क्या हो गई हैं, फ्री। अब वो उस प्रोजेक्ट के पास जो पड़ी हुई है, तो उस प्रोजेक्ट के मैनेजर ने कहा यार पड़ी रहेंगी तो उसकी वैल्यू क्या होती जानी है, कम, तो मैंने इसको क्या करना है, बेचना है। तो एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट वाले का डिसीजन क्या है, कि उसने उसको फॉरन क्या करना है, सेल करना है, सही है जी। फॉरन क्या करना है, सेल करना है उसने। अभी हम इसमें ना टाइम वैल्यू मनी नहीं है हमारे कोर्स में, F5 में, ठीक है। वरना इसका ट्रीटमेंट टाइम वैल्यू मनी के अकॉर्डिंगली कुछ और होता है, F9 में कुछ और होगा, वो पढ़ेंगे जाके। और वही सही ट्रीटमेंट है। अभी हम सिर्फ कॉस्टिंग के लिए पढ़ रहे हैं ट्रीटमेंट, सही है? तो अब आप एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट के मैनेजर हो, आपके पास 10 वैन्स थी, डिलीवरी वैन्स थी, उसमें से 2 अब क्या होगी, फ्री, और आप उसको मार्केट में बेचना चाह रहे हो, सही है, आपका ये डिसीजन है, सही थी। अच्छा, अभी आप बेचते हो वो 2 वैन्स, तो एक वैन बिकेगी। अभी एक वैन की जो मार्केट प्राइस है, जो रीसेल वैल्यू है इसकी, वो है जी $10,000 एक वैन की, पर वैन। तो 2 वैन्स कितने की बिकेंगी, तो बेटा जो एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट है उसकी पोजीशन क्या है, कि वो आज उसको बेचेगा, और बेच के कितने पैसे बना लेगा, उससे $20,000 की उसको इनकम हो जाएगी, ऐसा ही है। अब मैं आपके पास आया, अब हम दोनों की कंपनी क्या है, सेम। आप मैनेजर हो एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट के, जो डिक्लाइन फेज पे आ गया है, मुझे अपॉइंट किया गया न्यू प्रोडक्ट के लिए फिजिबिलिटी बनाने के लिए, सही है। तो अब मुझे फिजिबिलिटी बनाने के लिए अपॉइंट किया गया, न्यू प्रोजेक्ट में फिजिबिलिटी बना रहा हूं, तो मैं तो ऑब्वियसली देखूंगा जहां पे कंपनी का क्या फायदा है ओवरऑल। तो मैं देखूंगा यार कि नहीं, हर चीज नहीं लेने से बेहतर क्या है, कि जो अवेलेबल रिसोर्स है पहले वो यूज करके देख लेते हैं, हाँ। सही, उससे फायदा होगा ना कंपनी को। तो मैं आपके पास आया, मैंने कहा यार मुझे डिलीवरी वैन चाहिए 5। आपका सुना प्रोडक्ट डिक्लाइन फेस पे है, तो आपके पास कितनी स्पेयर है, आपने कहा जी 2 स्पेयर है मेरे पास, जिनको मैं बेचना चाह रहा हूं अभी फौरन, सही है जी। अब मुझे 5 चाहिए, तो 3 तो मुझे खरीदनी पड़ेंगी मार्केट से हर सूरत, ऐसा ही है। तो जो 3 मैं बाय करूंगा उसकी रेलिवेंट कॉस्ट क्या हो जाएगी, मार्केट वैल्यू, जो मार्केट से लूंगा मैं, ऐसा ही है। बाकी जो 2 एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट के पास है, वो कंपनी के पास क्या है, करंटली अवेलेबल है, ऐसा ही है। अब मैं आपके पास आया, मैंने कहा यार आप अभी बेचना चाह रहे हो, कितने की बिकेंगी, आपने कहा जी 20,000 की। मैंने कहा जी अच्छा। यार मैंने कहा यार मुझे चाहिए ये, हम दोनों की कंपनी सेम है, मेरा प्रोजेक्ट 2 साल का है, मैं 2 साल के लिए एक प्रोजेक्ट करने लगा हूं, उसमें मुझे वैन चाहिए।
तो मुझे दे दो, 2 साल बाद बेच लेना। हाँ, आपने कहा जी ठीक है, जाओ ले जाओ, 2 साल बाद दे देना, 2 साल बाद बेच लेंगे। हाँ, तो आपने कहा जा सिमरन, जी ले अपनी जिंदगी, ले जा, 2 साल बाद दे दी, सही जी। मैंने आपसे वो 2 वैन्स ले ली, मैंने टका के उसको 2 साल चलाया। हाँ, और 2 साल बाद आपको वापस कर दी। अब आप 2 साल बाद उसको बेच देंगे, और वो 2 साल बाद सेल होंगी $13,000 पर, सही है जी। तो आप फॉरेन बेच देते तो आपको कितने पैसे मिलते? $20,000। अब 2 साल मैं यूज किया उसको, मैंने यूज करने के बाद ठीक है, पेट्रोल शेट्रोल मैं ही डलवाऊंगा, मेंटेनेंस उसकी मैं ही कराऊंगा, लेकिन वो तो मेरी कॉस्ट आएगी, मतलब मैंने उसमें पेट्रोल डलवाया, हाँ, उसकी रनिंग कॉस्ट मेरी रेलिवेंट कॉस्ट होगी न्यू प्रोजेक्ट की, सही है। फिर मैंने उसको मेंटेन कराया, वो भी मेरी रेलिवेंट कॉस्ट है क्योंकि वो इंक्रीमेंटल है, मेंटेनेंस कॉस्ट आई मेरी, ठीक है, वो तो आ गई रनिंग कॉस्ट, मेंटेनेंस कॉस्ट। लेकिन अब मैंने वो वैन $20,000 के जो आपकी बिकनी थी, 2 वैन, अब 2 साल बाद मेरे यूज करने के बाद कितने की बिकी? $13,000 की बिकी है, ऐसा ही। तो आपका कितना बेनिफिट फोरगो हुआ? $7,000 का बेनिफिट फोरगो हुआ, किस वजह से? न्यू प्रोजेक्ट की वजह से। हाँ, तो वो न्यू प्रोजेक्ट की क्या होगी? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। न्यू प्रोजेक्ट वाला उसको कॉस्ट बना लेगा 7,000। तो मैं कॉस्ट कितनी बनाऊंगा? $7,000, जितना मेरे 2 साल यूज करने की वजह से आपका बेनिफिट क्या हुआ है? फोरगो, 7,000 फोरगो हुआ ना। तो मैं 7,000 कॉस्ट बना लूंगा। तो आप कहोगे 7,000 कॉस्ट बना रहा, तो मुझे तो 20,000 मिलना चाहिए था। तो भाई 13,000 की बिक जाएंगी मार्केट में, और 7,000 मेरे से मिल जाएगा आपको। मैं कॉस्ट बना रहा ना, तो आप क्या बनाएंगे? इनकम। ठीक है, तो आप 7 मैं दे दूंगा आपको, और 13 मार्केट से मिल गया, तो आपके 20 पूरे हो गए। तो आपकी पोजीशन चेंज नहीं हुई, सही है। और मेरी कॉस्ट कितनी बन गई? 7,000। ठीक है। और अगर मैंने वो आपसे लेके कुछ अपग्रेड कराया उसमें, हाँ, तो अपग्रेडेशन कॉस्ट भी मेरी ही पड़ेगी, सही है, अपग्रेडेशन कॉस्ट मेरी है। लेकिन ये है सिर्फ एसेट को लेने की, उसको अपग्रेड कराना वो भी कॉस्ट मेरी होगी रेलिवेंट। उसकी रनिंग कॉस्ट भी मेरी कॉस्ट ही है न्यू प्रोजेक्ट की, उसकी मेंटेनेंस भी न्यू प्रोजेक्ट की कॉस्ट ही होगी। लेकिन ये बता रहे हैं मतलब एक एसेट लेने की कॉस्ट। बात समझ आ गई? तो इसका मतलब रेलिवेंट कॉस्ट कितना है यहाँ पर? 20,000 और 13,000 का डिफरेंस लिया ना, तो 20,000 क्या थी? बिफोर यूज वैल्यू। बिफोर यूज वैल्यू को मैं कंपेयर कर लूंगा आफ्टर यूज वैल्यू के साथ। वो कितनी है? 13,000। ऐसा ही है। कितना डिफरेंस आया? ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ये रेलिवेंट कॉस्ट होगी। आप समझ गए बात? तो मैं न्यू प्रोजेक्ट वाला 7,000 कॉस्ट बना लूंगा उसका। और किसका कैलकुलेट करेंगे? बिफोर यूज वैल्यू और आफ्टर यूज वैल्यू का डिफरेंस, सही है। ये F5 में ट्रीटमेंट है आपका। जब आप F9 जाके पढ़ेंगे, टाइम वैल्यू मनी पढ़ेंगे, तो उसमें ट्रीटमेंट फर्क है। हाँ, उसमें ट्रीटमेंट फर्क क्या है कि यार आपका डिसीजन क्या था? आपने तो आज बेचनी थी 20,000 की, तो आपको 20,000 कब मिलने थे? आज। अब ये 20,000 कब मिलेंगे? 2 साल के बाद। तो आज के 20,000, 2 साल बाद के 20,000 सेम नहीं है। तो उसमें क्या करते हैं, मैं आज ही आपसे ले लूंगा, जो सही और वो सही ट्रीटमेंट भी है। F9 वाला टाइम वैल्यू ऑफ मनी को काउंट फॉर करके, अभी आपके कोर्स में नहीं है टाइम वैल्यू ऑफ मनी, तो इसलिए ये वाला ट्रीटमेंट ही है। उसमें क्या करेंगे जाके? आपका डिसीजन था आज बेचनी 20,000 की, हाँ, 20,000 ही मिला ना आप, तो मैं आज आपसे 20,000 की खरीद लूंगा, तो आपको आज ही मिल गया 20,000। तो आपकी पोजीशन बिल्कुल भी चेंज नहीं हुई। हाँ, और 2 साल बाद मैं ही बेच दूंगा उसको 13,000 का, सही है। तो नेट कॉस्ट 7,000 ही पड़ी मुझे, लेकिन टाइम वैल्यू ऑफ मनी भी मुझे ही पड़ा। ठीक है, बस वो छोड़े, आपने ये करना है, बात समझ आ गई। तो रेलिवेंट कॉस्ट ऑफ नॉन करंट एसेट भी हो गया। ठीक है जी। तो ओवरहेड्स भी हो गए, नॉन करंट एसेट भी हो गया। अब क्या बच गया? मटेरियल एंड, और जो मटेरियल पर रेलिवेंट कॉस्ट ऑफ मटेरियल, रेलिवेंट कॉस्ट ऑफ, अच्छा जी, मटेरियल पे ना बच्चों, अच्छा मटेरियल की ना 4 तरह की कॉस्ट होती है। मटेरियल की 4 तरह की कॉस्ट होती है। एक होती है मटेरियल की मार्केट वैल्यू। क्या होती है? मार्केट वैल्यू, जिसमें मार्केट में खरीदना आपने, हाँ, इसको, मार्केट वैल्यू को करंट परचेज प्राइस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोई भी वर्ड यूज कर सकता है। करंट परचेज प्राइस भी बोलते हैं इसी को, और इसी को रिप्लेसमेंट कॉस्ट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिप्लेसमेंट कॉस्ट, मतलब वो मटेरियल जितने का मार्केट से मिलेगा आपको, मार्केट वैल्यू होती है ना। हाँ, ठीक हो गया। एक होती है इसकी NRV। हाँ, NRV, नेट रिलाइजेबल वैल्यू, या इसको क्या बोलते हैं? स्क्रैप वैल्यू भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मतलब जो भी स्क्रैप वैल्यू, रीसेल वैल्यू, इसमें से सेलिंग एक्सपेंस माइनस कर लोगे तो NRV आ जाएगी। हाँ, तो एक मटेरियल की स्क्रैप वैल्यू होती है। एक होती है मटेरियल की अल्टरनेटिव यूज वैल्यू। क्या होती है मटेरियल की अल्टरनेटिव यूज वैल्यू? मतलब
आपके पास मटेरियल एक्स है, हाँ, 100 रुपए का लिया आपने, लेकिन वो एज अ मटेरियल वाई भी यूज हो सकता है। तो मटेरियल एक्स का अल्टरनेटिव यूज किया एज अ मटेरियल वाई। लेकिन अगर वही क्वांटिटी जो मटेरियल एक्स पड़ा हुआ आपके पास, उसको एज अ मटेरियल वाई यूज करोगे ना, तो मटेरियल वाई 12 रुपए का कम खरीदना पड़ेगा आपको। तो उसका अल्टरनेटिव यूज वैल्यू कितनी हुई? 12 रुपए, वो दी होगी क्वेश्चन में। तो एक अल्टरनेटिव यूज वैल्यू भी होती है, और एक होती है उसकी बुक वैल्यू। बुक हिस्टोरिक वैल्यू भी बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? हिस्टोरिक वैल्यू भी बोलते हैं, और ओरिजिनल परचेज प्राइस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओरिजिनल परचेज प्राइस, जिस पर आपने उसको ओरिजिनली परचेज किया था कभी, हाँ, जो जिस वैल्यू पे बुक्स में पड़ी हुई है, जो हिस्टोरिक वैल्यू है। और याद रखिएगा, ये वाली कॉस्ट किसी भी केस में रेलिवेंट नहीं होती। बाकी तीन किसी ना किसी केस में रेलिवेंट होती हैं, हाँ, मार्केट वैल्यू और स्क्रैप वैल्यू और अल्टरनेटिव यूज वैल्यू। लेकिन ये जो बुक वैल्यू है ना, हिस्टोरिक वैल्यू है, ओरिजिनल परचेज प्राइस है, ये कभी भी रेलिवेंट नहीं होती। क्यों नहीं होती रेलिवेंट भाई? वजह क्या है? सन कॉस्ट, पास्ट कॉस्ट है। क्योंकि आप ऑलरेडी खरीद चुके हुए हो ना, तो ऑलरेडी ये कॉस्ट इंकर हो चुकी हुई है, तो इस वजह से ये सन कॉस्ट है, फ्यूचर नहीं है, इसलिए ये कभी रेलिवेंट नहीं होती। हाँ, बाकी जो तीन कॉस्ट है, मार्केट वैल्यू, स्क्रैप वैल्यू और अल्टरनेटिव यूज वैल्यू, ये किसी ना किसी केस में रेलिवेंट होगी। ठीक है। अब कब कौन कौन सी कॉस्ट रेलिवेंट होती है तो पढ़ते हैं। इसमें ना दो ही केस है, इसमें भी कितने केसेस हैं? मटेरियल में भी दो ही केसेस हैं। यहां तो क्या करोगे? बाय, और या इन स्टॉक। इसका मटेरियल का स्टॉक हो सकता है, नॉन करंट एसेट का स्टॉक नहीं होता, वो अवेलेबल हो सकता है, लेकिन मटेरियल का तो स्टॉक हो सकता है। अच्छा भाई, मटेरियल का अगर स्टॉक होगा तो किसके पास स्टॉक पड़ा होगा? न्यू प्रोजेक्ट वाले के पास पड़ा होगा या एग्जिस्टिंग वाले के पास? देखो, न्यू तो अभी तो मैं कॉस्टिंग कर रहा हूं, न्यू का तो पता ही नहीं अभी करना है कि नहीं करना। तो अगर इन स्टॉक है तो वो कंपनी के जो एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट चल रहे हैं मुख्तलिफ, उन प्रोजेक्ट में से किसी एक प्रोजेक्ट के पास वो स्टॉक में पड़ा होगा। सही है। तो एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट वाले, और याद रखिएगा, न्यू इन्वेस्टमेंट की वजह से कभी एग्जिस्टिंग की पोजीशन चेंज नहीं होनी चाहिए। जो न्यू इन्वेस्टमेंट से पहले थी, बाद में भी, और अगर फायदा हो रहा है न्यू इन्वेस्टमेंट की वजह से, तो फायदा न्यू को चार्ज करना है, और अगर नुकसान हो रहा है, कॉस्ट बढ़ रही है न्यू इन्वेस्टमेंट की वजह से, तो कॉस्ट भी न्यू की। बात बताई हुई आपको। तो दो केस हैं, या तो बाय करेंगे या क्या होगा? इन स्टॉक। हाँ, तो बाय करेंगे तो रेलिवेंट कॉस्ट क्या होनी है? मार्केट वैल्यू। वजह वही है जो एसेट में थी। भाई अगर नया प्रोजेक्ट करेंगे और मटेरियल क्या करना पड़ा? बाय, तो प्रोजेक्ट करने के बाद बाय करना है, तो फ्यूचर कॉस्ट तो है, कैश फ्लो भी होगा। अभी तो कॉस्ट नहीं है, अभी तो कॉस्ट नहीं है, लेकिन फ्यूचर में तो पे करनी पड़ेगी, तो वो इंक्रीमेंटल भी है। और क्या पे करना पड़ेगा? बाय करना है। बाय कहां से करना है? मार्केट से। तो पे क्या करना पड़ेगा? मार्केट वैल्यू। तो जो पे कर रहे हो वो मार्केट वैल्यू, तो वही कॉस्ट क्या हो जाएगी, वही अमाउंट क्या हो जाएगी, वही वैल्यू क्या हो जाएगी? रेलिवेंट मार्केट वैल्यू। बात समझ आ गई? यहां तक क्लियर होगी बात? कोई मसला? अच्छा, अब अगर एक मटेरियल इन स्टॉक है, तो स्टॉक में किसके पास होगा? एग्जिस्टिंग वाले के पास, हाँ। तो फिर उसकी रेलिवेंट कॉस्ट क्या होगी? तो मैं ये चार्ट बना रहा हूं, ये कॉपी कर लीजिएगा। और वो कॉस्ट क्यों रेलिवेंट होगी, उसकी वजह क्या है, हाँ, उसकी रीजन क्या, रीजन मैं बताऊंगा। अच्छा, इन स्टॉक होगा तो रेलिवेंट कॉस्ट क्या होगी? तो उसके लिए पहले देखना पड़ेगा यूज। क्या देखना पड़ेगा? कि रेगुलर यूज है या रिस्ट्रिक्टेड यूज है। रेगुलर यूज है या रिस्ट्रिक्टेड यूज है। अगर रेगुलर यूज है तो रेलिवेंट कॉस्ट क्या होगी? मार्केट वैल्यू। अगर रेगुलर यूज है तो रेलेवेंट कॉस्ट क्या होगी? मार्केट वैल्यू। और अगर रिस्ट्रिक्टेड यूज है तो रेलेवेंट कॉस्ट क्या होगी? हायर ऑफ। हायर ऑफ किसमें से हायर? एनआरवी, यानी कि स्क्रैप वैल्यू, एनआरवी, और अल्टरनेटिव यूज वैल्यू। इन दोनों में से जो हायर होगी ना, वो रेलेवेंट कॉस्ट है। और वो क्यों होगी, क्या होगी, वो बात करते हैं, कॉपी करने हैं इसको, रीजन देखते हैं। जी भाई, अब मैं साथ ना एग्जाम्पल बना रहा हूँ, स्नैपी बना रहा हूँ, जरा फोकस रखिएगा। ठीक है जी, फोकस आपने रखना है, फोकस नहीं इधर उधर होना चाहिए आपका। हाँ जी, इन स्टॉक है तो किसके पास होगी? एग्जिस्टिंग के पास। अब आप लोग जो है वो एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट के मैनेजर हैं, वो मटेरियल आपके पास पड़ा हुआ। सही है जी। मैं हूं जो फिजिबिलिटी बना रहा है, किसके लिए? न्यू प्रोजेक्ट के लिए। सही है जी। मैं आपके पास आया, मुझे चाहिए, एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट में यूज हो रहा है मटेरियल, एक पूरा सिनेरियो बनाते हैं ना। एग्जिस्टिंग में यूज हो रहा है मटेरियल डब्ल्यू एक्स वाई जी, एक्स वाई जी।
और न्यू प्रोजेक्ट में यूज होना है वी WXY, WXY सही थी। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे W चाहिए। सबसे पहले कौन सा चाहिए मुझे, न्यू प्रोजेक्ट वाले को W। तो W तो एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट में यूज ही नहीं हो रहा, तो W तो मुझे क्या करना पड़ेगा, बाय ही करना पड़ेगा। और जब मैं बाय करूंगा तो बाय करने की रेलिवेंट कॉस्ट क्या हो जाएगी, मार्केट वैल्यू। तो जितना मैंने बाय करना है, हाँ लेट से मैंने 100,000 केजीज बाय करने हैं और एक केजी मिलता है $2 का, तो 100,000 दो, $2 लाख रेलिवेंट कॉस्ट होगी, हो गई। ये तो खत्म होगी बात। अब मुझे मटेरियल एक्स चाहिए अगला। तो मटेरियल एक्स तो एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट में भी यूज हो रहा है, हाँ। तो एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट वाले ने खरीद के रखा होगा अपने पास, हाँ। अब आपके पास एक्स पड़ा हुआ है, आप एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट वाले हैं, आपके प्रोजेक्ट में एक्स यूज हो रहा है। तो मैं देखूंगा कि यार कंपनी में पहले पड़ा तो नहीं हुआ, पहले पड़ा हुआ तो हो सकता है वो सस्ता मिल जाए तो वो मैं यूज कर लूँ, मुफ्त मिल जाए, मुफ्त ना मिले तो कुछ कम पैसों में मिल जाए, तो फायदा हो जाएगा ना मुझे। मैं देखो, मैं रिस्पॉन्सिबल अपने प्रोजेक्ट के लिए हूँ, और हर मैनेजर की परफॉर्मेंस किस पे वैल्यूएट होनी है, अपने अपने प्रोजेक्ट के प्रॉफिट्स पे। ठीक है, हम सबकी कंपनी क्या है, सेम, लेकिन कबर क्या है, अपनी अपनी परफॉर्मेंस, अपनी अपनी मेजर होनी प्रोडक्ट की बेस पे, सही। अच्छा जी, अब मैं आपके पास आया, मैंने कहा यार मटेरियल एक्स आप यूज करते हो अपनी प्रोडक्ट में तो मुझे भी चाहिए, तो आपके पास पड़ा हुआ तो मुझे दे दो। तो आपने कहा भाई, आपने क्या कहा कि भाई मैं लगता हूं, शक्ल से हूं नहीं। हाँ, मैं शक्ल से लगता हूं लेकिन मैं हूं नहीं। मतलब आपने कहा भाई मैंने उतना ही खरीदा हुआ है जितनी मेरी रिक्वायरमेंट है। सही है, मेरे पास उतना ही बड़ा हुआ है जितनी मेरी रिक्वायरमेंट है। तो जितना आपकी रिक्वायरमेंट है, अगर आपने उतना ही बाय किया हुआ तो वो किस यूज में आता है, रेगुलर यूज में। और अगर आपकी रिक्वायरमेंट थी, आपको जॉब मिल गई एक, आपको एक स्पेसिफिक जॉब मिल गई थी, हाँ, वो प्रोजेक्ट था 2 साल का, वो 2 साल में चाहिए था आपको, एंड पे चल रहा था प्रोजेक्ट, आपको रिमेनिंग प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के लिए चाहिए था 100 केजीज। गलती से बाय हो गए 120 केजीज, तो वो जो 20 केजीज ऊपर वाले ना, वो किस में आएंगे, रिस्ट्रिक्टेड यूज में। अब वो आपके एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट में यूज नहीं होने, गलत बाइंग होगी, ज्यादा बाइंग होगी। ठीक है, अब वो आपके एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट में यूज नहीं होने, तो वो किस में आएंगे, रिस्ट्रिक्टेड यूज में। ये बताया होगा उसने आपको कि यूज क्या है, रेगुलर है, फ्रीक्वेंट यूज है, या इरेगुलर रिस्ट्रिक्टेड यूज है। सही है। तो अगर रेगुलर यूज है तो मैं आपके पास आऊंगा, मंगो यार एक्स आपके पास पड़ा हुआ है, हाँ, तो यार मेरे प्रोजेक्ट में भी होना तो मुझे दे देना। तो आप कहेंगे भाई लगता हूं शक्ल से लेकिन हूं नहीं, मैंने तो उतना ही खरीदा हुआ जितनी मेरी रिक्वायरमेंट है। सही है। तो फिर आप तो उसको रेगुलरली यूज कर रहे हो, आपके पास उतना ही जो आपकी रिक्वायरमेंट है, तो फिर आप मुझे नहीं दोगे। तो फिर मुझे तो खरीदना है, मुझे तो चाहिए, तो फिर मैं क्या करूंगा, उसको खरीदूंगा। कहां से खरीदूंगा, मार्केट से। तो फिर मुझे पे क्या करना पड़ेगा मार्केट में, मार्केट वैल्यू। तो रेलिवेंट कॉस्ट क्या हो जाएगी मेरी, मार्केट वैल्यू ही रेलिवेंट हो जाएगी। बात समझ आ गई। तो बेटा जब एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट में मटेरियल पड़ा हो ना, उसका यूज क्या हो, रेगुलर, तो वो उसके पास उतना ही है जितना उसको चाहिए, तो वो यूज कर लेगा, वो फिर मुझे देगा ही नहीं, न्यू प्रोजेक्ट वाले को देगा ही नहीं। तो फिर न्यू प्रोजेक्ट वाले को क्या करना पड़ेगा, बाय ही करना पड़ेगा। तो रेलिवेंट कॉस्ट क्या हो जाएगी, मार्केट वैल्यू। लॉजिक समझ आ गई। अच्छा, खत्म होगी बात। रेगुलर यूज समझ आ गया। अब आ जाए, मुझे क्या चाहिए था, वाई भी चाहिए था। फिर मैं आपके पास आ गया दोबारा, मैंने कहा अच्छा यार एक्स तो आपके पास, आपने उतना ही बाय किया हुआ था जितनी आपकी रिक्वायरमेंट है, मुझे वाई भी चाहिए, लेकिन मैंने सुना है उड़ती उड़ती खबर कि आपसे वाई गलती से ज्यादा बाय हो गया है। आपने कहा जी हाँ यार, वो मुझे 100 चाहिए था, मैंने 120 खरीद लिया है, वो मेरे पास 20 केजी क्या पड़े हुए हैं, एक्स्ट्रा पड़े हुए हैं। सही है, तो वो एक्स्ट्रा जो पड़े हुए हैं वो उसकी रेलिवेंट कॉस्ट। तो मैं कहूंगा यार वो जो 20 केजीज पड़े हुए हैं, हाँ, अब आपके तो किसी यूज के नहीं है, और हम दोनों की कंपनी क्या है, सेम। तो मैं कहूंगा यार वो 20 केजीज मुझे दे दो मुफ्त में, वो 20 केजीज मुझे दे दो मुफ्त में। तो आप फिर क्या कहोगे कि भाई लगता हूं नहीं, हाँ। आप कहोगे भाई ठीक है, हम दोनों की कंपनी क्या है, सेम, लेकिन वो जो 20 केजीज आपके पास पड़े हुए हैं, आप अपने प्रोजेक्ट के प्रॉफिट के रिस्पॉन्सिबल हो, मैं अपने प्रोजेक्ट के प्रॉफिट का रिस्पॉन्सिबल है। सही, मैं कहूंगा यार 20 केजीज मैं तो चाहूंगा मुझे मुफ्त में दे दो आप कहोगे नहीं भाई। आप लोगों के पास जो एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट वाले हैं उनके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो वो स्क्रैप पे क्या करते हैं, उसको बेच दें 20 केजीज मार्केट में, हाँ। और अगर आप स्क्रैप में बेचोगे तो एक बिकेगा 3 रुपए केजी, तो 20 केजीज कितने के बिकेंगे, 60 रुपए के। आपके पास एक ऑप्शन ये है कि आप उसको स्क्रैप में बेच दो मार्केट में, है ना ऑप्शन एक, एक ऑप्शन ये है। सही है। दूसरी ऑप्शन क्या है कि आपके पास वो वाई पड़ा हुआ है, लेकिन वो जो वाई है ना, 20 केजीज एक्स्ट्रा पड़े हुए हैं, उसका अल्टरनेटिव यूज भी है, वो एज अ मटेरियल जी भी यूज हो सकता है आपके प्रोजेक्ट में, एज अ मटेरियल। तो आपको मटेरियल जी चाहिए ना, वो अभी आपने खरीदा नहीं था ज्यादा,
तो आपने कहा यार रुक जाओ, एक ऑप्शन मेरे पास, आप लोगों के पास ऑप्शन है कि आप वो 20 केजीज ₹3 के हिसाब से मार्केट में बेच दें तो $60 वहां से मिल जाएंगे। दूसरी ऑप्शन क्या है कि उसका अल्टरनेटिव यूज भी है, और अल्टरनेटिव जो यूज है वो जो 20 केजीज है, अगर आप उसको एज अ मटेरियल जी यूज करोगे ना, तो मटेरियल जी आपको ₹50 का कम बाय करना पड़ेगा। मटेरियल जी आपको कितना कम बाय करना पड़ेगा? ₹50 का। यानी कि वो 20 केजीज को अगर आप एज अ मटेरियल जी यूज करोगे तो जी ₹50 का कम बाय करना पड़ेगा। तो उसकी अल्टरनेटिव यूज वैल्यू कितनी हुई? ₹50। ये दी होगी आपको, अल्टरनेटिव यूज वैल्यू खुद नहीं कैलकुलेट करनी पड़ेगी। सही है। अब आपके पास दो ऑप्शंस हैं, दो ऑप्शंस हैं आपके पास। किसके पास ऑप्शंस है भाई? एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट वाले के पास ऑप्शंस है। सही है। क्या ऑप्शन है? या तो वो स्क्रैप में बेच के ₹60 कमा ले, या वो उसका अल्टरनेटिव यूज करे और ₹50 बचा ले। तो आप इन दोनों में से दोनों काम कर सकते हैं इकट्ठे ही, बेच भी दें और यूज भी कर लें अल्टरनेटिव यूज? नहीं, दोनों में से कोई एक काम कर सकते हो। तो कौन सा काम करोगे आप? हाँ जी, 60 का बेच के 60 बनाओगे या 50 वाला? 60 वाला है आपका डिसीजन, ही ये वाला होगा। तो बेटा जिसके पास मटेरियल होता है ना, हाँ, अब देखो स्क्रैप से पैसे आने हैं आप लोगों को, ये डिसीजन किसका है कि करना क्या है? एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट वाले का है। और एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट को स्क्रैप से बेच के पैसे आने हैं या अल्टरनेटिव यूज करके पैसे बचने हैं, तो दोनों फायदे ही है ना। तो बेटा ये डिसीजन किसका होता है? एग्जिस्टिंग वाले का। तो दोनों फायदे हैं, तो दोनों फायदों में से वो कौन सा सिलेक्ट करेगा? हायर वाला। अगर एनआरवी हायर होगी तो एनआरवी पे जाएगा, अगर अल्टरनेटिव यूज हायर होता तो फिर अल्टरनेटिव यूज पे जाता है। ऐसा ही है। तो आप 60 वाली ऑप्शन पे जाओगे। हाँ, आप कहोगे नहीं भाई, आप कहोगे भाई वो जो 20 केजीज पड़े हुए ना, मैं आपको फ्री में नहीं दूंगा, मेरे पास ऑप्शन है, मैं ₹60, आप मुझे ये ऑप्शन बताओगे नहीं, ये तो आपने खुद कैलकुलेट की इंटरनली। आप मुझे कहोगे यार मेरे पास वो जो 20 केजीज पड़े हुए ना, मेरे ₹60 के बिकते हैं मार्केट में। कितने के बिकते हैं आपके? तो आपकी करंट पोजीशन क्या है एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट वाले की भाई? हाँ जी, एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट वाले की एग्जिस्टिंग पोजीशन क्या है? उसको ₹60 का फायदा होना है। ऐसा ही है, होना ना। तो मैं कहूंगा अच्छा यार 60 का बिकना है, तो भाई ये 60 मेरे से ले लो और मुझे दे दो ये। ठीक है भाई, मैं आपसे क्या कहूंगा? 60 का बिक रहा ना आपका, 60 मेरे से लो, मुझे दे दो। ठीक है, तो आपने से 60 ले लिए, तो आपकी पोजीशन कोई चेंज हुई नहीं? पहले भी 60 मिलने थे, अब भी 60 मिल गए, एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट की कोई पोजीशन चेंज नहीं हुई, और मुझे कितना पे करना पड़ गया? ₹60। तो मेरी रेलिवेंट कॉस्ट क्या हो जाएगी नए प्रोजेक्ट की? ₹60। सही। और अगर दूसरी ऑप्शन, ये पहली ऑप्शन थी, दूसरी ऑप्शन में ₹80 का अल्टरनेटिव यूज होता, दूसरी ऑप्शन में अल्टरनेटिव यूज कितने का होता भाई? ₹80 का होता। तो आपके पास एक ऑप्शन है कि ₹60 का बेच लो, या अल्टरनेटिव यूज करके उसको वाई को 20 केजीज को एज अ जी यूज करके ₹80 बचा लो। फिर क्या करते आप? ₹80 बचाते। हाँ, ₹80 वाली ऑप्शन पे जाते ना आप। तो मैं आपको कहूंगा यार अच्छा वो 20 केजीज पड़े हैं तो क्या करोगे? अब आप मुझे ये वाली ऑप्शन बताओगे नहीं, आप कहोगे भाई वो एज अ जी यूज कर दूंगा 20 केजीज, और वो यूज कर लूंगा तो वो ₹80 का मुझे जी काम का खरीदना पड़ेगा, तो मेरी अल्टरनेटिव यूज वैल्यू कितनी है? ₹80। तो अभी आपका जो एग्जिस्टिंग बेनिफिट है वो कितना है? ₹80 है। हाँ, तो मैं आपको कितना पे कर दूंगा? मैं कहूंगा ठीक है यार वो एज अ मटेरियल जी यूज करोगे, जी कितना कम बाय करना पड़ेगा? ₹80 का कम बाय करना पड़ेगा। हाँ, ये लो मेरे से सी लो, जी बाय कर लो। ठीक है, तो मैंने आपको कितने पैसे दे दिए? ₹80 दे दिए। ₹80 का फायदा था ना, 80 मिल गया, आपकी पोजीशन चेंज नहीं हुई, और मेरी कॉस्ट कितनी आ गई? ₹80। तो बेटा ये हायर क्यों होता है? आपको यार मेरे पैसे लग रहे हैं तो मैं लोन लेता हूं, और भाई हायर क्यों होगा? क्योंकि जिससे लेना है उसका तो बेनिफिट है ना, वो एग्जिस्टिंग वाला का तो फायदा है। तो जब ऑप्शन होती है, जब भी ऑप्शन होती है तो बेनिफिट में कौन सा सिलेक्ट करेगा? एग्जिस्टिंग वाला, हायर वाला सिलेक्ट करेगा। तो मुझे पे क्या करना पड़ेगा? जो एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट का हायर वाला डिसीजन होगा मुझे वो पे करना पड़ेगा। तो अगर ये दोनों ऑप्शन है तो दोनों में से कौन सा होगा? हायर वाला। सही हो गया। तीसरी आप पे आ गया हूं। अब जरूरी तो नहीं है कि हर मटेरियल का अल्टरनेटिव यूज हो। अगर अल्टरनेटिव यूज है ही नहीं, अगर अल्टरनेटिव यूज है ही नहीं, स्क्रैप वैल्यू है, अल्टरनेटिव यूज है ही नहीं, तो फिर आपके पास ऑप्शन ही एक है, क्या करने की? स्क्रैप पे बेचने की। तो फिर आपकी ₹60 का बिकना ही है, तो फिर मैं आपको कितना पे करूंगा? ₹60। फिर रेलिवेंट कॉस्ट स्क्रैप वैल्यू ही होनी है। अगर दोनों है, मटेरियल स्टॉक में है और यूज किया है रिस्ट्रिक्टेड, तो आप स्क्रैप वैल्यू भी है अल्टरनेटिव यूज भी है, दोनों है, तो दोनों में से कौन सी रेलिवेंट कॉस्ट हो जाएगी? हायर वाली। और अगर अल्टरनेटिव यूज है ही नहीं उस मटेरियल का, बताया नहीं हुआ क्वेश्चन में, तो फिर रेलिवेंट कॉस्ट क्या होगी? स्क्रैप वैल्यू। फिर रेलिवेंट कॉस्ट क्या होगी? और अगर वो ऐसा स्पेशलाइज नेचर का मटेरियल था कि उसकी स्क्रैप वैल्यू भी नहीं है और उसका अल्टरनेटिव यूज भी नहीं है,
दोनों नहीं है, तो इस केस, अच्छा ये 60 हो, इस केस में रेलिवेंट कॉस्ट क्या होगी? 0। अब मैं मुफ्त लूंगा आपसे, अब मैं क्या लूंगा? मुफ्त। क्यों? एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट की पोजीशन क्या रहनी चाहिए? सेम। अब आपके पास एक मटेरियल पड़ा हुआ है, हाँ, 20 केजीज वो ऐसा स्पेशलाइज नेचर का मटेरियल है, ना वो स्क्रैप पे बिक रहा है और ना उसका अल्टरनेटिव यूज है, तो आपकी एग्जिस्टिंग पोजीशन क्या है? आपको कितना फायदा होना उससे? 0। 0 है ना, उठा के फेंक देंगे बस, उठा के बिन में फेंक, साथ वाले प्लॉट में फेंक देंगे, ऐसा ही है। तो आपका एग्जिस्टिंग बेनिफिट कितना है? 0। तो न्यू प्रोजेक्ट के बाद भी कितना होना चाहिए? 0। हाँ, तो अब मैं आपसे मुफ्त में लेके जाऊंगा, मैं अब आपको कुछ पे नहीं करूंगा, क्योंकि आपकी एग्जिस्टिंग पोजीशन क्या है, या मेरे वो 20 केजीज अब यूज करने की वजह से आपका कितना बेनिफिट फोरगो हुआ है? 0। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होगी? 0। ठीक है, आपका कोई बेनिफिट फोरगो नहीं हो रहा। सही है। तो आप कहोगे जी मैं फिर फ्री में क्यों दे दूं आपको? तो भाई आपका तो फायदा कोई नहीं ना, आपको बेनिफिट 0 है, और आपको कि मैं क्यों दे दूं? ओ भाई, कंपनी का तो फायदा होगा ना इससे। सही है, समझ आ गई। और वैसे भी रेलिवेंट कॉस्टिंग कर रहे हैं, अपोर्शनमेंट नहीं कर रहे हैं। यहां तक समझ आ गई बात? अच्छा, फिर भाई जी, पांचवा केस आखिरी, ना एनआरवी है और ना ही अल्टरनेटिव यूज है, हाँ, लेकिन साथ उसने दी हुई है डिस्पोजल कॉस्ट। क्या दी हुई है? वो दी हुई है 20 रुपए की, और 30 रुपए कर लेते हैं, 30 रुपए की डिस्पोजल कॉस्ट दी हुई है। मतलब आपका 20 केजीज पड़े हुए हैं, ना उसकी स्क्रैप वैल्यू है ना उसका अल्टरनेटिव यूज है, वेस्ट है ना। तो क्या करोगे? उठा के कहीं पर फेंकना है, डिस्पोज करना उसको। तो उसको उठवा के फेंकने की जो कॉस्ट है ना, वो कितनी है? 30 रुपए की है। उसको फैक्ट्री से उठवा के फेंकने की कॉस्ट कितनी है? 30 रुपए की उसकी डिस्पोजल कॉस्ट है। हाँ, अब एग्जिस्टिंग वाले की पोजीशन क्या है? आप एग्जिस्टिंग वाले हो। अब आपकी एग्जिस्टिंग पोजीशन क्या है कि वो जो 20 केजीज पड़े हुए हैं, स्क्रैप से कुछ नहीं आना, ना अल्टरनेटिव यूज नहीं है, उसको उठवा कर क्या करना है? हाँ जी, फेंकना है। उसको उठा के फेंकना है। ये एग्जिस्टिंग, न्यू से पहले पोजीशन जो है वो क्या है? उठा के फेंकना है, ऐसा ही है। अभी न्यू तो है ही नहीं, अभी तो न्यू है ही नहीं, तो कंपनी की कॉस्ट में कितनी होगी? 30 रुपए। ऐसा ही है, ऐसा ही है। अच्छा, अब अगर मैं प्रोजेक्ट कर लेता हूं, मुझे नहीं पता मैंने अभी प्रोजेक्ट करना है कि नहीं करना, मैं तो कॉस्टिंग कर रहा हूं अभी, उस कॉस्टिंग पे डिसाइड करना है कि प्रोजेक्ट होगा कि नहीं होगा। अगर मैं प्रोजेक्ट कर लेता हूं, तो वो 20 केजीज तो मैं यूज कर लूंगा, और ये फैक्ट्री है, फैक्ट्री में यहां पे आपकी प्रोडक्शन हो रही है, यहां पे मेरी हो रही है। हाँ, सही है जी। तो अब अगर मैं प्रोजेक्ट करता हूं, तो वो 20 केजीज तो मैं यूज कर लूंगा, तो फिर डिस्पोज करने नहीं पड़ेंगे, तो डिस्पोजल कॉस्ट क्या हो जाएगी? सेव। सेव हो जाएगी। अब वो जो कॉस्ट है 30 रुपए की, वो सेव हो रही है, लेकिन वो सेविंग किस वजह से हो रही है? न्यू प्रोजेक्ट की वजह से। तो वो सेविंग भी किसको चार्ज करेंगे? न्यू प्रोजेक्ट। तो एक मैं वो 20 केजीज मुफ्त में लूंगा, और दूसरा जो डिस्पोजल कॉस्ट है 30 रुपए की, उतनी मैं सेविंग भी शो करूंगा। मैं 30 रुपए अपनी कॉस्ट में से क्या करूंगा? न्यू प्रोजेक्ट वाला माइनस, और करना चाहिए। देखो, देखो, जब मैं वो 20 केजीज यूज कर लूंगा, डिस्पोज नहीं करना पड़ेगा, डिस्पोजल कॉस्ट 0 होगी कंपनी की, हो गई, तो कंपनी की कॉस्ट 0 है। लेकिन एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट की पोजीशन क्या रहनी चाहिए? सेम। तो पहले 30 रुपए की कॉस्ट थी, अब भी क्या होना चाहिए? 30 रुपए की कॉस्ट रहनी चाहिए, ऐसा ही है। तो 0 कब आएगा? देखो, कंपनी को तो डिस्पोज नहीं करना पड़ा, कंपनी की कॉस्ट तो 0 है। तो टोटल 0 कब आएगा? जब 30 रुपए की कॉस्ट है, तो 30 रुपए की क्या आएगी? सेविंग। तो फिर टोटल 0 होगा। हाँ, तो बेटा क्या होगा? दोबारा सुन लें। हाँ, बाय करना है तो रेलिवेंट कॉस्ट मार्केट वैल्यू, स्टॉक में है तो क्या देखेंगे? यूज, रेगुलर है या रिस्ट्रिक्टेड है? रेगुलर है तो मार्केट वैल्यू, रिस्ट्रिक्टेड है तो रेलिवेंट कॉस्ट क्या होगी? हायर ऑफ। किसमें से हायर? एनआरवी, अल्टरनेटिव यूज, दोनों दिए हुए हैं, तो दोनों में से हायर वाली रेलिवेंट कॉस्ट हो जाएगी। रीजन क्या मैंने बता दी, हाँ। और अगर अल्टरनेटिव यूज नहीं है, तो रेलिवेंट कॉस्ट क्या हो जाएगी? एनआरवी, हाँ, स्क्रैप वैल्यू। और अगर दोनों ही नहीं है, तो रेलिवेंट कॉस्ट क्या होगी? 0। और इस केस में जब ना एनआरवी है ना अल्टरनेटिव यूज है, उस केस में अगर कोई डिस्पोजल कॉस्ट भी है, तो वो न्यू प्रोजेक्ट की क्या शो करेंगे? उसको सेविंग। एक 20 केजीज भी मुफ्त लूंगा, और जो डिस्पोजल कॉस्ट थी उतनी अमाउंट से अपनी सेविंग शो करूंगा, और सेविंग क्या करूंगा? अपनी कॉस्ट कैलकुलेशन करते हुए कॉस्ट में से माइनस कर दूंगा। सही है जी। तो ये है जी रेलिवेंट कॉस्ट ऑफ मटेरियल। अब मैं रुक जाता हूँ, रेलिवेंट कॉस्ट ऑफ लेबर अभी नहीं कराता, अभी हम पहले एग्जांपल करते हैं इसकी, एक दो एमसीक्यूज करते हैं, छोटी एग्जांपल्स करते हैं, ताकि आपको ये अप्लाई कर लें नॉलेज, ठीक है जी। तो वो करते हैं जी। तो उसके लिए देखते हैं अब हम रेलिवेंट कॉस्टिंग क्वेश्चंस पे चलते हैं। रेलिवेंट कॉस्टिंग, हाँ,
एएलजी प्राइसिंग आ गई। ये रेलेवेंट कॉस्ट शॉर्ट क्वेश्चंस में मैं अभी तो नहीं कराऊंगा ये वाला क्वेश्चन। हम्म। एमसीक्यूज में मैं करवाना जो है। अच्छा। नहीं नहीं नहीं, ये तो मुश्किल क्वेश्चन है। ये नहीं भी भाई। सिप। पास्ट पेपर्स। जी आ जाएगा यार। हाई लाइफ प्रोसेस। रॉबर्ट्स। तो बाद में होगा। ओए चॉइसेस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स भी दिया बस। ये तो बच्चों को ज्यादती। लो जी आ जाओ, ये आ रही क्वेश्चन है हाई लाइफ। ये पास्ट पेपर का क्वेश्चन है। ठीक है चला गया। ओहो। हाई लाइफ क्वेश्चन है। ये आपके सामने। क्या हो रहा है? शिशु हो रहा है। क्या फैली कुछ शू आ रहा है भाई। वेट कीजिएगा जरा। ओ शेयर ही नहीं हो रही। नेट चला गया। चल वो कर लेते हैं। जी। अच्छा बच्चों मैं कह रहा था क्वेश्चन कौन सा? हाई लाइफ क्वेश्चन। ये आपके क्वेश्चंस में आपको मिल जाएगा हाई लाइफ क्वेश्चन। डेजी के बाद आ गए ये क्वेश्चन है। कंप्लीट नहीं करना, पढ़ना आपने। और पढ़ने के बाद जो आप लोगों ने करना है। तो चलो यार ये अभी ना कॉन्सेप्ट हम इम्प्लीमेंट कर लेंगे आप। लेकिन फिर मसला हो जाएगा। हाँ। अब एमसीक्यूज पे ही हैं, दो तीन कराता हूँ छोटे छोटे एमसीक्यूज जो मुनासिब है, क्योंकि स्टार्ट तो मुनासिब से करना ना हमने। सीधा मुश्किल से स्टार्ट किया तो फिर मसला हो जाएगा। एमसीक्यू नंबर 4। हम्म। बड़ा शौक है सारे मुश्किल क्वेश्चन का हल करना उनको। चलें एमसीक्यू नंबर 4 कीजिएगा बच्चों। एमसीक्यू नंबर 4 कीजिएगा। कैलेंडर शाबाश। अच्छा बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 दिया आपको करने के लिए। अब 4 देखिएगा, जिस तरह मैं सोच रहा हूं ना वैसे ही आप लोगों ने सोचना है। कैमरा नहीं चल रहा, आ चल पड़ा। ठीक है जी। अच्छा जी अब जरा देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 जो दिया था आपको करने के लिए। कहता है व्हाट इज द रेलिवेंट कॉस्ट ऑफ मटेरियल डी टू बी इंक्लूडेड इन द कॉस्टिंग ऑफ द स्पेशल ऑर्डर। मटेरियल डी की रेलिवेंट कॉस्ट बतानी है। हाँ। An organization is considering the cost to be incurred in respect of a special order opportunity. The order would require 1250 kgs of material D. कितना केजी चाहिए? 1250 केजी चाहिए। तो हमने रेलिवेंट कॉस्ट 1250 केजीज की कैलकुलेट करनी है। चाहे स्टॉक में अवेलेबल कम हो, चाहे स्टॉक में अवेलेबल ज्यादा हो, हमने 1250 केजीज की कॉस्ट लेनी है न्यू प्रोजेक्ट के लिए। सही है जी।
अच्छा, कह रहा है डेट इज रेडली अवेलेबल एंड रेगुलरली यूज बाय द ऑर्गेनाइजेशन। और भाई यूज क्या है? रेगुलर। यूज क्या है? रेगुलर। रिस्ट्रिक्टेड वाली तो स्टोरी कोई नहीं इसकी। हाँ, तो बड़ा आसान हो गया। ऑन इट्स नॉर्मल प्रोडक्शन देयर आर 265 केजीज ऑफ मटेरियल डी इन इन्वेंट्री। हाँ जी, इन्वेंट्री में कितना? 250। अच्छा, इन्वेंट्री वाले की रेलिवेंट कॉस्ट क्या होगी वो बाद में देखते हैं। तो 1250 में से 265 इन्वेंट्री में है, वो माइनस करो अभी तो। उसको बाद में देखते हैं रेलिवेंट कॉस्ट क्या होती है। बाकी बचता है 985। अब बेटा ये 985 केजीज तो खरीदने ही खरीदने पड़ेंगे ना। वो 265 की रेलिवेंट कॉस्ट ऑब्वियसली बहुत बच्चों का दिमाग में आ रहा है ना, उसकी रेलिवेंट कॉस्ट भी तो मार्केट वैल्यू इकट्ठा क्यों नहीं ले रहे? स्टेप बाय स्टेप चलना हमने। देखो 1250 चाहिए, 265 स्टॉक में है। उसकी रेलिवेंट कॉस्ट क्या होगी वो बाद में देखते हैं अभी है रेलिवेंट नहीं है कितनी है वो बाद में देखते हैं। लेकिन हमें 265 इन्वेंट्री में पड़ा हुआ है, अगर वो यूज भी कर लें तो हमें तो 1250 चाहिए। तो फिर बाकी जो 985 केजीज हैं वो तो खरीदने ही पड़ेंगे ना। और जब खरीदने पड़ेंगे तो उसकी रेलिवेंट कॉस्ट क्या होनी है? मार्केट वैल्यू। ऐसा ही है। तो बेटा इसकी तो रेलिवेंट कॉस्ट मार्केट वैल्यू होनी है 985 की। ऐसा ही है। और बाकी जो 265 इन्वेंट्री में पड़े हुए हैं उसका यूज क्या है? रेगुलर। तो रेगुलर यूज है तो उसकी भी रेलिवेंट कॉस्ट क्या होनी है? मार्केट वैल्यू ही होनी है। ऐसा ही है। तो 985 जो खरीदना पड़ेगा और उसकी रेलिवेंट कॉस्ट मार्केट वैल्यू है। और जो स्टॉक में उसका यूज क्या है बता दिया उसने? रेगुलर। रेगुलरली यूज हो रहा है तो उसकी रेलिवेंट कॉस्ट में मार्केट वैल्यू है। तो 1250 के 1250 की रेलिवेंट कॉस्ट क्या है? मार्केट वैल्यू है। और मार्केट वैल्यू वो कह रहा है कितनी? करंट परचेज प्राइस 3.24। बाकी सब कहानी है। बाकी सब कहानी है। 1250 मल्टीप्लाई बाय 3.24 करेंगे तो आंसर आ जाएगा 4050। आप अलग अलग भी कर सकते हैं। हाँ, 985 मल्टीप्लाई बाय 3.24 और 265 इंटू 3.24 दोनों को मल्टीप्लाई करके ऐड कर लें वही आंसर आएगा 4050। बात समझ आ गई है? यहां तक क्लियर है? अच्छा, अब बच्चों इसमें एक आखिरी बात सुन लीजिएगा फिर खत्म करेंगे। क्योंकि एमसीक्यूज ना वो जरा कैप्लन वाले हैं तो वो जरा मुश्किल हैं। उसमें वो क्या स्टोरी सुनाता है देखो। रिस्ट्रिक्टेड यूज में जब आप आते हो, हाँ, तो रेलिवेंट कॉस्ट क्या होती है? हायर ऑफ एनआरबी और अल्टरनेटिव यूज, यही है। हम्म। अब अल्टरनेटिव यूज में क्या होता है? हमें क्या चाहिए? लेट से ये कौन सा मटेरियल था? मटेरियल वाई था। मटेरियल वाई था। हाँ, सही है। अब हमें मटेरियल वाई की अल्टरनेटिव यूज वैल्यू चाहिए। मटेरियल, अब वो कहता है जो मटेरियल वाई है ना उसका अल्टरनेटिव यूज हो सकता है। हम्म। उसको एज अ मटेरियल जी यूज किया जा सकता है, लेकिन उसको पहले मॉडिफाई करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? यानी कि जो आपका एग्जिस्टिंग मटेरियल है, मटेरियल वाई है, उसको क्या करना पड़ेगा? मॉडिफाई। तो अगर मॉडिफाई करूंगा, आप लोग करेंगे, आपका एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट का आपके पास पड़ा हुआ है तो आप उसका अल्टरनेटिव यूज करना चाहते हो वाई का एज अ जी, तो आपको वाई को मॉडिफाई करके जी करना पड़ेगा। तो फिर अगर आप इस ऑप्शन में जाते हो तो फिर फ्यूचर में मॉडिफाई करने की कॉस्ट आएगी। तो फ्यूचर कॉस्ट है, कैश फ्लो भी है और इंक्रीमेंटल, तो रेलिवेंट कॉस्ट वो भी आपकी कॉस्ट आएगी ना। तो फिर वाई में क्या करोगे आप? जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है उसमें, हाँ जी, मॉडिफाई करने की कॉस्ट ऐड करोगे तो आपके पास क्या आएगी? जी की वैल्यू आएगी। ऐसा ही है। अब वो क्वेश्चन में क्या कहता है? वो क्वेश्चन में कहता है अब हमें हमने अल्टरनेटिव यूज वैल्यू किसकी लेनी है? वाई की लेनी है। अब वो बच्चे गलती, क्योंकि हमारे पास तो कौन सा मटेरियल है? एग्जिस्टिंग वाई। तो हमने, और एनआरवी भी किसकी है? वाई की। तो अल्टरनेटिव यूज वैल्यू भी किसकी लेनी है? वाई की। तो वो ना वाई की अल्टरनेटिव यूज वैल्यू नहीं देता। वो कहता है भाई वाई को मॉडिफाई करके आप जी बना सकते हो, जी यूज हो सकता है आपका। हाँ, और जी, जी जो है ना वो बिकेगा 200 रुपए का। जी की वैल्यू कितनी है? 200। यानी कि वाई को मॉडिफाई करके जी बनाएंगे और जी कितना है? 200। तो बच्चे कहते हैं अल्टरनेटिव यूज वैल्यू कितनी है? 200। या वो कहता है उसको मॉडिफाई करना पड़ेगा, मॉडिफाई करने की कॉस्ट है 120। मॉडिफाई करने की कॉस्ट कितनी है? तो बच्चे क्या करते हैं? 200 में से 120 माइनस कर देते हैं कि ये एक्स्ट्रा कॉस्ट पड़नी है तो 80 रुपए। हाँ, तो वही है। देखो, तो हमें तो किसकी वैल्यू चाहिए? हमें तो चाहिए एग्जिस्टिंग की। हाँ, तो 120 इधर प्लस हो रहा है, उधर आके क्या हो जाएगा? माइनस। तो एग्जिस्टिंग की वैल्यू कितनी आएगी? 80। भाई देखो, एग्जिस्टिंग 80 रुपए का है। एग्जिस्टिंग मटेरियल 80 रुपए का। 80 रुपए की अल्टरनेटिव यूज वैल्यू है। 80 रुपए पर वाई की वैल्यू 80 रुपए है। उस पर मॉडिफाई करोगे 120 लगेंगे। तो जो नया बनेगा उसकी वैल्यू 200 रुपए है। लेकिन हमें अल्टरनेटिव यूज वैल्यू किसकी चाहिए? एग्जिस्टिंग वाले की। तो एग्जिस्टिंग की वैल्यू कितनी आएगी? 80 रुपए। तो आपने याद रखिएगा एग्जिस्टिंग वाले की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, और जब भी वो मॉडिफिकेशन देगा ना अल्टरनेटिव यूज वैल्यू में, तो एग्जिस्टिंग
प्लस मॉडिफिकेशन इक्वल्स टू न्यू। तो न्यू वाले की वैल्यू दी होगी और मॉडिफिकेशन की भी कॉस्ट दी होगी, तो न्यू वाले में से मॉडिफिकेशन की माइनस करना तो एग्जिस्टिंग की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, ठीक है भाई साहब, बस जी। अब आपने क्या करना है, अब अगले लेक्चर में हम रेलिवेंट कॉस्ट लेबर पढ़ेंगे, उसके बाद दो क्वेश्चन में कराऊंगा लॉन्ग क्वेश्चन आपको, हाँ, रेलिवेंट कॉस्ट के, और उसके बाद फिर मेक बाय आगे आगे चलेंगे। ठीक होगा जी बात।